हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनिमे को। मुझे पता है कि मैं पिछले 2 महीने से गायब हूँ और तुम्हारी सक्सेस की तरह बहुत ज्यादा दूर रह रहा हूँ तुमसे, लेकिन उसकी अपनी वजह है। उस बात के ऊपर पानी डालो और उसे दफना के सीधा आग लगा दो। वैसे हम लोग जिस एनिमे को आज एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा कल्ट क्लासिक एनिमे होने वाला है, क्योंकि ये एनिमे तुम्हारी होने वाली बीवी की तरह सर्वगुण संपन्न है। शुरुआत हमारी फीमेल कैरेक्टर मोमो आयासे से होती है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे ओयो इनवाइट करना चाहता था गुच्छम गुच्छाई के लिए, लेकिन आयासे उसके ऊपर लात मार के उसे समझा देती है, गोली बेटा मस्ती नहीं। हालांकि रिटर्न में भी उसे लात खाने को मिल जाती है, लेकिन इस लड़ाई की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद मोमो अपनी क्लास में आ जाती है, जहाँ पे उसके अतरंगी दोस्त उसे बताते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि वो लोमड़ी का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम किसी और को ट्राई करके क्यों नहीं देखती हो। लेकिन मोमो आगे से बताती है कि उसे मर्दाना कैरेक्टर पसंद है, जैसे कि केन ताकाकुरा, जिसपे मोमो के दोस्त कहते हैं कि तू सिंगल ही मरेगी, क्योंकि केन ताकाकुरा एक फेमस एक्टर है और उसके जैसे मर्दानगी मर्दाना पावर आजकल के जिंजी बच्चों में ना है। जिसके बाद मोमो सहारे की तलाश में स्कूल के कॉरिडोर में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ती है, जिसको उसके क्लासमेट्स बुली कर रहे थे। तो आया से पता नहीं क्या सोच के उसकी मदद कर देती है और उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। और जब क्लासमेट उसे दोबारा बुली नहीं करते हैं तो आया से दोबारा सहारे की तलाश में कॉरिडोर में भटकने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है, जो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मुझ पे आ गया है, इसीलिए तुम मेरी मदद करने के लिए वहाँ पे आए थे। मोमो कहती है कौन सा गांजा फूका है बे, मैं तुझे कोई पसंद वसंद नहीं करती हूँ। ओके गाइस, मेन कैरेक्टर का नाम ओकुरु है, जो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अभी के लिए हम इसे यही बुलाते हैं। लेकिन ओकुरु मोमो के पीछे ही पड़ जाता है और वो उसे अपने ओकल्ट के बारे में बताता है, जिसके अंदर वो एलियंस के बारे में रिसर्च करता है। और ओकुरु को पक्का यकीन है कि एलियन होते हैं। लेकिन मोमो को ओकुरु की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो सिर्फ भूतों और पिशाचों के ऊपर यकीन करती है। इसीलिए उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और इसी बहस की वजह से दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि तुम मुझे दिखा कि एलियन होते हैं और तुम मुझे दिखाओ कि भूत होते हैं। इसलिए जैसे ही रात का पहरा पड़ता है तो ये दोनों ही ईगो की वजह से शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे की बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मोमो एक पुरानी बिल्डिंग पे गई हुई थी एलियंस को ढूंढने के लिए। ओकुरु फोन से मोमो को डरा रहा था कि एलियन इंसानों को किडनैप कर लेते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी मेमोरी मिटा के वापस सिप बना के नीचे भेज देते हैं। अब इसके बाद हम लोग ओकुरु को देखते हैं, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस पे पहुंच चुका था, जो कि एक टनल था, जिसके ऊपर साफ लिखा हुआ था कि दूरी बनाए रखें। लेकिन शर्त की वजह से ओकुरु को अंदर जाना ही पड़ता है, भले ही वाई की फट रही थी। लेकिन लड़की के चक्कर में ओकुरु सीधा जान दांव पे लगा देता है और अंदर चलने लगता है। वहीं पे मोमो ओकुरु को बता रही थी कि उसे भूतों के ऊपर इसलिए यकीन है क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो स्पिरिट मीडियम है, यानी कि तांत्रिक ओझा, जो पार्ट टाइम में भूत भगाने का भी काम करती है। लेकिन मोमो अपनी ग्रैंड मदर को ज्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि जब मोमो छोटी थी तो उसकी ग्रैंड मदर उसे फोर्स किया करती थी एक रिचुअल के लिए कि वो जब भी घर से बाहर निकलेगी स्कूल या फिर किसी काम के लिए, तो वो अपने सर के ऊपर एक उंगली रखेगी। और इसलिए स्कूल के ज्यादातर बच्चे उसे हमेशा बुली किया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए मोमो अपनी ग्रैंड मदर को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन असल में मोमो को गुस्सा इस बात के ऊपर नहीं आता था कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि इस बात के ऊपर आता था कि वो लोग उसकी ग्रैंड मदर का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उन्होंने ही अकेले उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और इसीलिए मोमो को भूतों के ऊपर 100% यकीन है, 100%। लेकिन बातों ही बातों में अब ओकुरु की फटके 4 होने वाली थी, क्योंकि टनल का जो घोस्ट था वो ओकुरु के सामने आ जाता है और उससे कहता है दूध पिएगा मेरे लाल, लेकिन बदले में तेरा छोटा हाथी लगेगा, यानी कि ओकुरु का केला। और ओकुरु जैसे ही ग्रानी को देखता है तो उसकी फटके 4 और वो तुरंत वहाँ से भागता है। लेकिन मोमो उसे ये बताती है कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि टर्बो ग्रानी जेट इंजन से भी तेज भागती है। लेकिन ओकुरु बात सुनता ही नहीं है और वो भागने लगता है और टर्बो ग्रानी एक झटके के अंदर ही ओकुरु को पकड़ लेती है और उसका केला अपने साथ ले जाती है। वहीं पे जब मोमो ओकुरु को बचाने के लिए जा रही थी तो उसके ऊपर एलियन हमला कर देते हैं और वो उसे चीरहरण करके अपने साथ लेके जाते हैं। और जब मोमो की आंखें खुलती है तो वो एलियन उससे कहते हैं हेलो माय डियर, और वो मोमो को अपना आधार परिचय देते हैं, ये बताते हुए कि हम सर्पोयंस हैं, क्योंकि हम सर्पो प्लेनेट से आए हैं। और वो मोमो से कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है प्यारी, हम तुम्हारे साथ बस दोस्ती करना चाहते हैं। मोमो कहती है कि ऐसे यहाँ पे दोस्ती नहीं होती है। लेकिन सर्पोयंस आगे से बताते हैं कि उन्हें इंसानों के अंदर इस बात से दिलचस्पी है कि उनके पास इमोशन होते हैं और वो लोग प्रजनन भी कर लेते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करना। इसीलिए इन्हें इंसानों का केला चाहिए और इसके लिए इन लोगों ने इंसानों की तरह मॉडिफिकेशन करके अपना ही केला बनाया है। और ये लोग मोमो के साथ धूम मचाएंगे, जिसके बाद ये मोमो का केला भी अपने साथ लेके जाएंगे रिसर्च करने के लिए। मोमो आगे से कहती है कि इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि फर्स्ट टाइम किसी एलियन के साथ गुजारूं, और ये किल जैसे क्या चीज है, मुझे इससे दूर रखो। लेकिन ये तीनों ही मोमो के ऊपर अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से या फिर टेलीकिनेसिस से मोमो के ब्रेन को कंट्रोल करने
लगते हैं। लेकिन ये लोग आगे कुछ कर पाते कि इससे पहले ही मोमो का फोन बजने लगता है और जब एक एलियन फोन को चेक करता है तो फिर उसके अंदर से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है, जिसने ओकुरो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था, यानी कि भूत चढ़ चुका था, और उनमें से एक एलियन का केला खा जाती है और उसे दूर पटक देती है। खैर टर्बो ग्रैनी यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड करके तीनों एलियंस की धूल चटा देती, लेकिन ओकुरो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगता है और वो बताता है कि उसके पास बचपन से ही दोस्त नहीं थे और उसे ऐसा लगता था कि एलियन उसके दोस्त बन सकते हैं, इसलिए वो बचपन से ही यूएफओ को बुलाने की कोशिश करता था। लेकिन आज मोमो ने पहली बार उसके लिए स्टैंड लिया और उसकी मदद की, इसलिए वो कसम खाता है कि वो उन लोगों को मोमो के ऊपर उंगली भी नहीं फेरने देगा। मोमो उससे कहती है कि हाँ ओकुरो, तुम ही हो यहाँ के मर्द, दिखा दो अपनी ताकत। लेकिन टर्बो ग्रैनी दोबारा ओकुरो के ऊपर कब्जा कर लेती है और ओकुरो कहता है कि बस मुझसे नहीं होगा, जिसके बाद वो दोबारा बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो एलियन दोबारा मोमो अयासा के ऊपर टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी मोमो को अचानक से एक विजन याद आता है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंडमदर से कंप्लेन कर रही थी कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं रिचुअल की वजह से। तो उसकी ग्रैंडमदर उसे ची का इस्तेमाल करना बताती हैं, यानी कि साइकिक पावर्स को। लेकिन जब मोमो ट्राई करती है तब उससे नहीं होता है तो वो गिव अप कर देती है। लेकिन जब मोमो इस बार यहाँ पे इस सिचुएशन में ट्राई करती है तो वो सक्सेसफुली अपनी साइकिक पावर्स को अवेकन कर लेती है। यहाँ तक कि एलियन के टेलीकिनेसिस भी मोमो के ऊपर कोई असर नहीं दिखा पा रही थी और मोमो को यकीन हो जाता है कि ईस्ट या फिर वेस्ट ग्रैंडमदर इज द बेस्ट। इसके बाद वो एलियन के ऊपर उसी तरीके से किक मारती है जैसा उसने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर दे मारा था, जिससे वो एलियन उड़ते हुए सीधा अपनी स्पेसशिप के अंदर जाके घुसता है और उसकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। लेकिन एक मुसीबत गई नहीं थी कि दूसरी आ जाती है। टर्बो ग्रैनी दोबारा ओकुरो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है, लेकिन मोमो अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से ओकुरो की बॉडी को दोबारा कंट्रोल करने लगती है, जिससे ओकुरो की बॉडी टर्बो ग्रैनी से तो अलग हो जाती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी मोमो को बताती है कि उन्होंने ओकुरो का केला अपने पास रखा हुआ है और अगर ओकुरो को उसका केला वापस चाहिए तो फिर उन दोनों को कल टनल के अंदर हाजिरी देनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद टर्बो ग्रैनी कट लेती है वहाँ से। मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है दादी अम्मा अब तो ठरकी निकली, बताओ बच्चों की पिचकारी चुरा रही हो। उसी टाइम पे वो स्पेसशिप बिल्डिंग से क्रैश हो जाती है तो वो सीधा जमीन पे जा टकराती है, जिसके अंदर से ओकुरो और मोमो बाहर निकलते हैं। जिसके बाद मोमो और ओकुरो दोनों एक साथ बैठते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। मोमो किडनैप हो गई, ओकुरो श्रापित हो गया और मोमो ने अपनी साइकिक पावर की मदद से अभी तक ओकुरो को कंट्रोल किया हुआ था। अगर वो अपनी साइकिक पावर हटा लेगी तो ओकुरो दोबारा टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। खैर ओकुरो एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कपड़े उतारता है और मोमो को पहनने के लिए दे देता है, क्योंकि वो ऐसे तो घूमेंगे नहीं। साथ ही में वो मोमो से कहता है कि उसे मदद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने तरीके से कोई तरीका ढूंढ लेगा अपनी पिचकारी वापस पाने का। लेकिन मोमो उसे कहती है कि उदास ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो ओकुरो मुंह लटका के कहता है कि सच में कोई उसकी मदद करेगा। लेकिन मोमो उसे कहती है कि इमोशनल ना करो, कुछ करते हैं जुगाड़ हम। तो फिर ओकुरो दोबारा अपनी ड्रेस ऑफर करता है मोमो को पहनने के लिए, जिससे मोमो के दिल की घंटी बजने लगती है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसका दिल इस पोंगू बच्चे के लिए क्यों धड़कने लगा। इसके बाद वो दिल को समझाते हुए कहती है ऑल इज वेल और वो ओकुरो से उसका नाम पूछती है। तो ओकुरो अपना नाम बताता है केन ताकाकुरा, जिससे मोमो का दिल जो धड़क रहा था वो ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि मोमो जिसे अपना सच्चा प्यार मानती है केन ताकाकुरा को, ओकुरो का नाम वही है। मोमो को ओकुरो का ये वाला नाम तो हजम हो नहीं रहा था, इसीलिए वो उसका नामकरण ही कर देती है और उसे ओकुरो बुलाती है, क्योंकि ओकुरो को ओकल्ट पसंद है। वहीं पे ओकुरो ऐसे हालातों में घर तो वापस जा नहीं सकता था, नहीं तो घर वाले लात मार के बाहर ही फेंक देते, इसलिए इन दोनों को जबरदस्ती मोमो के घर ही जाना पड़ता है। मोमो का घर शहर से दूर खेतों के बीच में था और मोमो ओकुरो को ये भी बता देती है कि मेरी ग्रैनी से बच के रहना, उनका मेरे लड़कों के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तक वो मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड को जिंदा गाड़ चुकी है। कुछ ही दिनों पहले एक लड़के की लाश हमारे खेत से बाहर निकली थी। खैर जब ओकुरो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो पैर रखते ही उसकी बॉडी जलने लगती है, तो मोमो जल्दी से उसे खेतों के अंदर फेंक देती है और उसे बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ एक मिसफॉर्चून जाम की वजह से हो रहा था जो उनके गेट के ऊपर लगा हुआ था। इसीलिए मोमो उस जाम को हटा देती है, तो फिर ओकुरो काफी आसानी से अंदर आ पाता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। घर में आने मोमो को दरवाजा खोल के ही कपड़े बदलने पड़ते हैं और ओकुरो दूसरी तरफ देख रहा था। कपड़े बदलने के बाद मोमो ओकुरो को भी एक टी शर्ट देती है और उससे पूछती है कि सच में नीचे कुछ के साथ नहीं था। मोमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये ले अलादीन का चिराग ही उसके साथ नहीं है, अब अलादीन घिसेगा क्या। तो ओकुरो मोमो के ऊपर चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से होता। मोमो भी कह देती है कि तुम्हें तो बात करने के लिए पास में आए थे। इस पे ओकुरो थोड़ा सा उदास होकर बताता है कि वो ये मौका नहीं खोना चाहता था, वो हमेशा से एक दोस्त बनाना चाहता था। जब अयासे उसके पास आई तो फिर उसे लगा कि अगर वो ऐसे से बात नहीं करेगा तो वो दोबारा अपना चांस खो देगा। ओकुरो को पता लग चुका है कि अयासे अलग है, इसीलिए जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो मोमो से बात करना
करना बंद कर देगा। तो मोमो उससे कहती है कि इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम दोस्ती करने से पहले ही उन्हें अलग कर देते हो। साला दिन के टाइम में कौन से भूत के कलेजे में आग लगी है जो वो इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि मोमो के घर के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर लगा है, इसीलिए कोई भी घोस्ट और स्पिरिट बिना मर्जी के अंदर घुस ही नहीं सकती है। लेकिन जब मोमो उस मिस फॉर्चून चाम को देखती है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसके हटने की वजह से ही घोस्ट अंदर आ पा रहे हैं। इसलिए मोमो को ये तलिस्मा दोबारा दरवाजे के ऊपर लगाना पड़ेगा जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जैसे ही पीछे के दरवाजे से घर से बाहर निकलते हैं तो ये चारों तरफ से एक इनविजिबल दीवार के अंदर कैद हो जाते हैं और इन्हें ये तलिस्मा दरवाजे की उस तरफ लगाना था, यानी कि इस दीवार के पार। इनकी मुसीबतें यहीं पे ही नहीं खत्म होती है। उस एरिया के अंदर साइकिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट यूज करने लगा था। मैं नहीं करूंगा यो, मुझे घर जाना है यो, इस तरीके से वो बोल रहा था। ओकरो शुरुआत में तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी ज्यादा कूल बनता है, एक झटके में एलियन की उंगलियां काट देता है। लेकिन मोमो को एक चीज याद आती है कि ये एलियन काफी टाइम से एक सुमो की तरह फाइट कर रहा है। इसीलिए मोमो को ऐसा लगता है कि अगर वो लोग सुमो रेसलिंग के रूल्स का इस्तेमाल करते हुए इस एलियन का हाथ जमीन पे छुआ दे तो ये लोग फाइट को जीत जाएंगे। गायब हो जाता है क्योंकि मोमो दोबारा अपनी पावर्स को कंट्रोल करने लगी थी। इसके बाद वो एलियन से कहती है कि तुमने चीटिंग की है, साले दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पे, नहीं गोली मार देंगे, अमेरिकन ब्रीदिंग भी आती है हमें। लेकिन वो एलियन रखता है और मोमो को आटे की तरह गूंद के रख देता है। ओकरो को मोमो की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो तो एक इंसान ही ना, इतने ज्यादा घुसे पे तो मर ही जाएगी। लेकिन ये सब कुछ मोमो की एक चाल थी, पंचेस की वजह को सही से दरवाजे के ऊपर लगा सके। इस एपिसोड 3 स्टार्ट होगा और मोमो की दादी एंट्री मारने वाली है और ये दिखने में दादी किसी भी एंगल से नहीं लगती है। जो इन्हें दादी बुलाए वो नरक की हवा खाए, इसलिए मैं तो इनको दादी नहीं बुलाने वाला, नहीं तो पूरा लौंडा समाज मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इसीलिए हम इन्हें प्यार से सेको बुलाएंगे जो इनका रियल नेम है। इधर सेको को हम लोग एक टीवी शो के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो फेमस आइडल का इंटरव्यू ले रही थी और सेको यहाँ पे इस आइडल की जन्म कुंडली खोल के निकाल देती है, ये कहते हुए कि तू 27 साल का है, तेरी एक बीवी बच्ची भी है और तुझे करी पसंद है। लेकिन कोई भी सेको की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता है क्योंकि वो आइडल दिखने में काफी ज्यादा छोटा था और सभी लोग सेको को फेक स्पिरिट मीडियम ही मानते हैं। फिर सेको एक टैक्सी बुक करती है और घर के लिए निकलने लगती है। वहीं पे टैक्सी ड्राइवर की आंखें भी सेको की खूबसूरती से हट नहीं रही थी। सेको को रास्ते के बीच में ही महसूस हो जाता है कि आगे कुछ खतरनाक होने वाला है, इसीलिए वो रास्ते के बीच में ही रुक जाती है और टैक्सी ड्राइवर को वहाँ से दफा कर देती है। इधर हम लोग टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो पूरे मूड के अंदर थी और वो ओकुरो के अरमानों को जगाने ही वाली थी कि उसी टाइम पे सेको उनके मुंह के ऊपर ईंट और कील दे मारती है, जिससे टर्बो ग्रैनी उड़ते हुए खेतों में जाके गिरती हैं। फिर हमें अब जाके सेको की शकल दिखाई जाती है जो दिखने में लाजवाब है और वो कहती है कि आजकल के बच्चे सिर्फ परेशानियां हैं, घर पे आते लाते रहते हैं, लेकिन ये वाली तो इंसान भी नहीं है। टर्बो ग्रैनी डायरेक्ट सेको के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उल्टा वो खुद ही जलने लगती है क्योंकि सेको पूरी तैयारी के साथ आए थे, उसने पहले ही अपनी जगह के ऊपर बैरियर बना दिया था। सेको टर्बो ग्रैनी को बताती है कि अगर वो सर्कल के बाहर कदम रखेगी तो एक और बाहर सर्कल बन जाएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से ट्रैप हो गई है और अगर वो लाइन को क्रॉस करने के बारे में सोचती भी है तो वो मारी जाएगी। हालांकि टर्बो ग्रैनी सेको से कहती है कि तुम मुझे जिंदगी भर थोड़ी ना कैद करके रख सकती हो, लेकिन सेको आगे से बात आती है, ले मैं तो मारने के बारे में सोच रही थी, कैद कौन करेगा तुझे। जिसके बाद सेको टर्बो ग्रैनी के अंदर बल्ले पे बल्ले भर देती है, दबा दब बल्ले पे बल्ले चलते हैं। मैंने तो सुना था कि तुम जेट इंजन की तरह भागती हो, लेकिन आज तुम्हारी चाल टुक टुक की तरह क्यों है। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी प्लॉट में ट्विस्ट मारती है ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो जिस बच्चे को मैंने पोजेस किया है वो भी मारा जाएगा। लेकिन सेको कहती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो लौंडा मेरी मोमो को परेशान करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जिसके बाद सेको टर्बो ग्रैनी को वहाँ पे जला देती है। अगला सीन डायरेक्ट शाम का होता है जब मोमो को होश आता है, लेकिन जब उसे ओकोरो के बारे में याद आता है तो वो भागते हुए सेको के पास जाती है और उसे पूछती है, ग्रैनी कि आपने एक चंबू बच्चे को देखा जिसके ऊपर टर्बो ग्रैनी हावी हो गई थी। लेकिन सेको मोमो से कहती है कि तुझे तो भूतों के ऊपर यकीन ही नहीं था ना, तुझे तो ऐसा लगता है कि मैं फेक मीडियम हूँ। मोमो शुरुआत में तो काफी ज्यादा चिढ़ती है और चिल्लाती है, लेकिन वो बाद में माफी मांगती है और बड़े प्यार से पूछती है, ग्रैनी वो लड़का कहाँ पे है, वो मेरा दोस्त है। तो सेको उसे बता देती है कि वो पीछे वाले मंदिर में वहीं पे पड़ा हुआ है। तो मोमो भागते हुए ओकुरो के पास जाने लगती है, ये सोचते हुए कि शुरुआत से ही ओकुरो की कोई भी गलती नहीं थी, मोमो ने ही उसे टनल के पास भेजा था। अगर ओकुरो वहाँ पे न जाता तो फिर उसकी मुलाकात कभी भी टर्बो ग्रैनी से न होती। फिर जब मोमो सरेन का दरवाजा खोलती है तो ओकुरो मस्त राइस खा रहा था, उसे कोई फर्क न पड़ता, लेकिन वो मोमो को देख के खुश हो जाता है और उससे कह देता है कि वाह तुम तो
जिंदा हो, लेकिन मोमो अचानक से दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहाँ पे सेको आती है और वो मोमो को बताती है ओकुरो जैसे ही श्राइन से बाहर कदम रखेगा वो दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर मोमो सेको से कहती है कि टर्बो ग्रैनी ने इसका पीपी ले लिया है और जब तक टर्बो ग्रैनी के पास वो पीपी है तब तक ओकुरो के ऊपर से कर्ज नहीं हटेगा, इसीलिए सेको को मदद करनी पड़ेगी ओकुरो की पीपी वापस दिलवाने में। लेकिन सेको मोमो से कहती है कि मतलब कि तू उसे पसंद करती है तभी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है उसकी। लेकिन मोमो बात को काटते हुए सेको को बताती है कि अब वो साइकिक पावर को इस्तेमाल करने लगी है और वो उसे यूएफओ एलियन के बारे में भी बताती है। लेकिन सेको आगे से साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि यूएफओ एलियन होते ही नहीं है, उसे भूतों के ऊपर यकीन है बस। मोमो कहती है कि मेरी भी यही सोच थी कल तक, जब तक चीरहरण नहीं हुआ एलियन के हाथों। खैर जो भी हो, मैं साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ, अब हमें ओकुरो का चिराग वापस दिलवाना ही पड़ेगा। लेकिन सेको यहाँ पे मोमो को ये बात बताती है कि टर्बो ग्रैनी कोई ओंगी पोंगी स्पिरिट नहीं है, वो एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट है। लोकेशन बाउंड स्पिरिट उन्हें कहा जाता है जो किसी खास एरिया के साथ बाउंड हो जाती है, यानी कि संबंधित जुड़ जाती है। यहाँ तक कि जब सेको को टर्बो ग्रैनी के बारे में पता चला था तो वो टनल के पास गई थी उसे एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन टर्बो ग्रैनी का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा था कि सेको टनल के अंदर जा ही नहीं पाई थी, यानी कि टर्बो ग्रैनी को उसी के इलाके में हरा पाना नामुमकिन है। इसीलिए सेको मोमो से यही कहती है कि वो ओकुरो के बारे में भूल जाए और अपनी डेली लाइफ में कुछ दिनों के अंदर वो वापस आ जाएगी। लेकिन मोमो मन के अंदर सोचती है कि केंताकुरा यहाँ पे क्या करते जिनको मोमो पसंद करती है, तो केंताकुरा बेशक यहाँ पे ओकुरो की मदद करता, इसीलिए मोमो भी सेको से कहती है कि वो ओकुरो की मदद करेगी चाहे जो कुछ भी हो। तो फिर सेको उसे छोड़ते हुए कहती है कि मतलब तेरा दिल उसके ऊपर आ गया है। इसके बाद सेको ओकुरो के पास जाके कहती है कि मेरी लड़की तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है, कब डेट पे लेके जा रहे हो इसे। खैर मस्ती मजाक के बाद सेको मोमो से कहती है कि टर्बो ग्रैनी को हराने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें टर्बो ग्रैनी को चूरन देना पड़ेगा, यानी कि उसे रेस के अंदर चैलेंज करो और उसे उसकी टेरिटरी से बाहर ले आओ, जहाँ पे सेको एक झटके के अंदर टर्बो ग्रैनी को हरा देगी, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मोमो इसके लिए साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि हम तो उसे चूरन देने से रहे, और वो तलिस्मा की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर सेको यहाँ पे मोमो को एक और नई चीज बताती है कि सेको की पावर्स सिर्फ इसी सिटी के अंदर काम करती है, क्योंकि वो यहाँ के गॉड से पावर लेती है, इसलिए उसकी पावर भी एक अलग टेरिटरी के अंदर आती है। इसलिए सेको अगर इस सिटी के बाहर जाएगी तो वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक गॉड के उनके अलग लैंड होते हैं। टर्बो ग्रैनी को हराने का बस यही एक तरीका है, उसे चूरन देना। मोमो कहती है कि वो दोनों कभी भी टर्बो ग्रैनी को रेस के अंदर हरा ही नहीं पाएंगे, उनके पास स्टेमिना ही नहीं है। तो सेको मोमो से कहती है कि ये हराएगा उसे। तो ओकुरो बताता है कि वो कर्स मोड का इस्तेमाल सिर्फ 2 ही बार कर सकता है, जिसके बाद उसकी बैटरी डेड हो जाती है। तो सेको उससे कहती है कि बेटा अब से तुम एक्सरसाइज शुरू कर दो, सिटअप पुशअप्स और शॉट्स सबके सब मारो, वो भी दबादब। फिर सेको यहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि टर्बो ग्रैनी को हराने का बस यही तरीका है कि खुद को ताकतवर बनाओ। इधर ओकुरो मोमो से कहता है कि वो काफी ज्यादा निराश है, मोमो ने अकेले उस एलियन को हरा दिया और ओकुरो को भी बचा लिया, इसलिए अगर मोमो ओकुरो से उदास है तो वो माफी मांगता है और अगली बार से वो कोशिश करेगा कि वो मोमो को भी बचा ले, इसीलिए मोमो उसके साथ दोस्ती न तोड़े। मोमो उसे कहती है तुम्हारी बुद्धि ज्यादा चल रही है, मैं दोस्ती नहीं तोड़ रही तुम्हारे साथ। इसके बाद ओकुरो मोमो से पानी मांगता है क्योंकि उसे प्यास लगी थी। अब इसी बीच हम लोग उस एडल को देखते हैं और इसका बांडा फूट चुका था कि ये 27 साल का है और इसकी बीवी बच्चे भी हैं। अब ये रात तो काफी आसानी के साथ बीत जाती है, लेकिन सुबह एक अलग परेशानी आती है क्योंकि ओकुरो को हगने जाना था, लेकिन अगर ये लोग उसे ऐसे छोड़ देंगे तो टर्बो ग्रैनी दोबारा हावी हो जाएगी। इसीलिए मोमो सेको से पूछती है कि अब हम लोग करे तो करे क्या। इधर ओकुरो से कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भाई पकड़ के इधर उधर भाग रहा है। इसी बीच सेको मोमो से पूछती है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करती है। तो मोमो अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि उसको टर्बो ग्रैनी का ऑरा महसूस होता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ टर्बो ग्रैनी के ऑरा को कंप्रेस करके उसे खत्म कर देती है, जिससे ओकुरो नॉर्मल हो जाता है। हर एक चीज का अपना एक अलग ऑरा होता है और मोमो छोटी छोटी चीजों का जैसे कि पत्थर पत्तियों इनके ऑरा को कंट्रोल करके इन्हें उठा भी सकती है। यहाँ तक कि जब उसकी पावर अवेकन हुई थी तब उसे इनविंसिबल सा फील हो रहा था, क्योंकि वो इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर चेंज कर पा रही थी, यानी अगर वो पत्थर सोचती तो वो पत्थर बना सकती थी। तो सेको मोमो से कहती है कि अगर वो आंखें बंद करके ट्राई करे और अपने बाकी सेंसेस का इस्तेमाल करे तो शायद से वो और ज्यादा बेहतर कर पाए। लेकिन जब मोमो ये ट्राई करती है तो वो हक देती है, फेल हो जाती है। वहीं पे ओकुरो आगे से कहता है कि बस करो भाई, मुझे बहुत जोर से लगी है, जाने दो, ज्यादा रोकोगे तो यह पे मामला गीला वीला हो जाएगा, डायपर भी नहीं पहना है। इसके बाद ओकुरो डायरेक्ट टॉयलेट की तरफ भागता है, लेकिन ये लोग उसे टॉयलेट की तरफ जाने ही नहीं देते हैं। लेकिन आखिर में बेचारे को हगने को मिल जाता है, लेकिन कैसे? ऐसे। ओकुरो रोते हुए कहता है कि अब तो शादी भी नहीं होगी मेरी। उसी टाइम पे सेको मोमो से कहती है कि जब वो पहली बार अपनी पावर को अवेकन की थी तब वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो फिर शायद से उसकी ओरिजिनल पावर वही हो, बस वो सही से उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। शायद से समय के साथ साथ वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा दे। लेकिन इसी बीच वो ओकुरो के ऊपर कंट्रोल जब छोड़ देती है तब टर्बो ग्रैनी ओकुरो के ऊपर दोबारा हावी हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ मोमो ही हिल पा रही थी, क्योंकि
टर्बो ग्रैनी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने यहाँ तक कि सेको को भी ओवर पावर कर दिया था और वो मोमो को बताती है कि वो सेको को यहीं पे मार सकती है हार्ट अटैक के जरिए, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं। यहाँ तक कि वो ओकरो की मदद से हर वो किसी इंसान को मार सकती है जिसको ओकरो ने देखा है, लेकिन वो ये सब कुछ अभी नहीं करेगी। वो मोमो से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं सभी को मारूं तो फिर तुम्हें टनल में आना पड़ेगा। इसके बाद चीजें दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। सेको को भी सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए ये लोग जल्दी जल्दी से अपनी तैयारियां शुरू करते हैं और टनल के लिए निकल जाते हैं। सेको ने इन दोनों के लिए कपड़े भी रेडी किए थे। ये वाले स्पिरिट्स के लिए तो बुलेट प्रूफ की तरह काम करेंगे, नॉर्मल दिखने में ये बस एक ड्रामा वाले हैं और कुछ नहीं। खैर जब मोमो जाने वाली थी तब सेको उसे गले लगाती है और उससे कहती है अपना ध्यान रखना और मरना नहीं। इससे मोमो को समझ में आ जाता है बात सीरियस है और वो हाँ कहती है। ये दोनों ट्रेन से टनल के लिए जा रहे थे तो इन्हें काफी ज्यादा शर्म आती है क्योंकि सभी लोग इन्हें ये घूर रहे थे और कुछ तो वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन मोमो बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने सेको को हर्ट करने की कोशिश की है और मोमो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और मोमो फैसला कर लेती है कि वो टर्बो ग्रैनी को चूरन दे के रहेगी। अब उसी रात ये दोनों टनल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इन दोनों के ही फट रही थी अंदर जाने को, तो ये दोनों फैसला करते हैं कि ये एक दूसरे के अगल बगल में चलेंगे ताकि कोई भी चीटिंग ना करे। मोमो को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो टर्बो ग्रैनी को हरा ही देगी क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक बड़े एलियन को भी तो हराया था। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ पे एंट्री मारती है और वो छोटे साइज में नहीं मारती है, उसने अपना सर पूरा टनल के अंदर फिक्स कर रखा था एक टाइटन की तरह। ये देख के इनकी फटती है तो ये दोनों उल्टे पैर भागते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी ने एंट्रेंस का दरवाजा भी रोक रखा था अपनी मुंडी से। तो फिर मोमो अपना प्लान शुरू करती है और वो ओकोरो को ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। ओकोरो शुरुआत में तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो अचानक से दोबारा नॉर्मल हो जाता है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मेरी कर्स पावर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ ही करोगे। दरअसल टर्बो ग्रैनी ने ओकोरो की पिचकारी उसे वापस लौटा दी थी जिससे कर्स खत्म हो गया था, इसलिए ओकोरो अब टर्बो ग्रैनी की पावर्स का यूज नहीं कर पाएगा। तो फिर टर्बो ग्रैनी इन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वो इन्हें खाने ही वाली थी। तभी मोमो को अचानक से याद आता है कि सेको ने बताया था कि तुम्हें टर्बो ग्रैनी को ताना मारना पड़ेगा और उसको रेस के अंदर चैलेंज करना पड़ेगा और वो तुरंत एक्सेप्ट कर भी लेगी क्योंकि टर्बो ग्रैनी सो एटीट्यूड वाली। इसलिए जब मोमो टर्बो ग्रैनी को ताना मारती है ये कहते हुए कि तुम्हारी तो स्पीड R15 की तरह है ना, तो फिर हमें रेस के अंदर चैलेंज करो और हरा के तब खाओ। और क्योंकि ये बात टर्बो ग्रैनी की ईगो पे आ गई थी इसीलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और रूल्स के बारे में पूछती है। मोमो कहती है रूल सिंपल है, 10 तक गिनो हम लोग भागेंगे। टर्बो ग्रैनी बड़ी आसानी से इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो 10 तक गिनना शुरू करती है तो ये दोनों दुम दबाते हुए भाग लेते हैं। लेकिन टर्बो ग्रैनी इन्हें ही उल्टा चूरन दे देती है क्योंकि वो गिनती उल्टा सीधा कर रही थी, इसीलिए इनका ध्यान भटक जाता है और 10 होते ही टर्बो ग्रैनी एक झटके के अंदर मोमो को पकड़ लेती है। ओकोरो मोमो को बचाने की कोशिश करता है तो टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि मैंने उसके हिस्से की गिनती गिन ली, अब तुम्हारी बारी है। ओकोरो कहता है कि ये चीटिंग है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने थोड़ी ना बताया था कि एक सीरियल में गिनना है, मैंने गिन दिया बस, और वैसे मुझे गिनती नहीं आती है। ओकोरो की काउंटिंग खत्म होने के बाद टर्बो ग्रैनी उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन ओकोरो यहाँ पे गेम खेल देता है। वो टर्बो ग्रैनी से कहता है कि जब मैं पहली बार आया था तब तुमने कहा था कि मुझे दूध पिलाओगे ना, अब मैं पीऊंगा। इसके बाद वो टर्बो ग्रैनी का दूध सच में पी लेता है और ये वाली बाइट हेंताई वाली नहीं थी। लौंडे इस बाइट का इस्तेमाल दोस्तों के मुंह से दाना छीनने के लिए करते हैं। टर्बो ग्रैनी इसे तिरमिला उठती है और ओकोरो को दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन सेको की कॉस्ट्यूम की वजह से वो ओकोरो को छू भी नहीं पा रही थी। इसलिए टर्बो ग्रैनी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो ओकोरो को दोबारा पोजेस कर ले। इसलिए वो ओकोरो की बॉडी के अंदर दोबारा घुस जाती है और उसकी पिचकारी चुरा लेती है। जिसके बाद वो अयासे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अयासे को और महसूस हो गया था ग्रैनी का, इसीलिए वो अपनी पावर के जरिए दोबारा कर्स को सप्रेस कर देती है, जिससे ओकोरो भी नॉर्मल हो जाता है और अयासे भी आजाद हो जाती है। अब टर्बो ग्रैनी ओकोरो की बॉडी के अंदर कैद हो गई थी तो वो एक नेवले की तरह बन जाती है। अब मोमो यहाँ पे टर्बो ग्रैनी को नेवला बना के तलने ही वाली थी कि उससे पहले ही टर्बो ग्रैनी की मदद करने के लिए वहाँ पे एक केकड़ा आ जाता है। वो केकड़ा इन दोनों के पीछे ही पड़ जाता है और इन्हें भगा भगा के टनल के बाहर ले आता है और ऊपर से इसकी नजर कमजोर थी तो ये अलग ही जगह पे हमले करने लगता है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है साले इधर है, हम यहाँ पे मार हथौड़ा। तो वो केकड़ा वहीं पे हमला करता है। तब तक ओकोरो दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और मोमो को लेके सिटी की तरफ भागने लगता है। I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. तभी ओकोरो एक लंबी छलांग मारता है और डायरेक्ट सिटी के बीच में एंटर होता है अपने पैरों को पंखा बना के, और साथ ही में वो मोमो से कहता है कि तुम भारी हो, वजन कम करो अपना। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर।
लेकिन वो केकड़ा इनका पीछे अभी भी नहीं छोड़ता है और ये भी छलांग मार के इनके पीछे ही लैंड होता है। ओकुरो का स्टैमिना खत्म होने लगा था। एक कमाल का आइडिया आता है और वो ओकुरो को लेके बाथिंग हाउस आ जाती है। क्योंकि केकड़ा यहाँ की पतली दीवारों से अंदर आ नहीं सकता था, इसलिए वो ऊपर से हमला करता है और बिल्डिंग को साइड से तोड़ के अंदर घुस जाता है। मोमो का प्लान ये था कि जब केकड़े को उबाला जाता है तो उसकी मसल्स कड़क हो जाती हैं और वो हिल नहीं पाता है, इसलिए मोमो वहाँ की पाइप को तोड़ देती है, जिससे गर्म पानी केकड़े के ऊपर पड़ता है और केकड़ा वहाँ पे उबल जाता है। अब ये केकड़ा पहले की तरह भाग नहीं पा रहा था और एक जगह पे जम गया था, लेकिन टर्बोग्रानी इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देती है और वो पास के कब्रिस्तान से कुछ मदद मंगा लेती है, जिससे कुछ स्पिरिट्स इन दोनों के पीछे पड़ जाती है और वहीं पे केकड़ा भी अब आजाद हो गया था। अब इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन मोमो को एक और आइडिया आता है और वो ओकुरो को दोबारा ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। ओकुरो कहता है कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया तब भी भाग नहीं पाएगा, लेकिन मोमो विश्वास करने को कहती है। तो ओकुरो दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और इधर उधर भागने लगता है। वहीं पे मोमो अपने स्पिरिचुअल हाथों का इस्तेमाल किसी स्पाइडर वेब की तरह कर रही थी और वो खंभों और पोल्स से इधर उधर ट्रेवल करने लगती है। तभी वो केकड़ा इनके बीच में आ जाता है तो मोमो उसके मुंह के ऊपर कार दे मारती है और ओकुरो उसके हाथ के ऊपर से चढ़ के जाने लगता है, जिससे ये दोनों हवा में आ जाते हैं और हवा में किसी चील की तरह उड़ने लगते हैं। मोमो को ट्रेन देके एक और आइडिया आता है तो वो ओकुरो को उसी साइड मोड़ देती है। साथ ही में वो अपने स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल किसी पंखों की तरह करके अपनी रफ्तार को भी कम कर रहे थे। मोमो की बुद्धि बड़ी तेज है यार, इतनी भयंकर सिचुएशन में भी दिमाग बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। ओकुरो लैंड होने से पहले दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे ये दोनों सेफली जमीन पे गिर गए थे, कोई चोट नहीं आई थी। लेकिन नीचे लैंड होने पे इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने टर्बोग्रानी को खो दिया है। तभी टर्बोग्रानी वहाँ पे आती है और इन दोनों के ऊपर एक एक लात मार के इन्हें नॉकआउट कर देती है। टर्बोग्रानी इन दोनों से कहती है कि तुम्हारे अंदर बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, इतनी देर से हमें दौड़ा रहे हो। इसके बाद वो केकड़ों को पोजेस कर लेती है और इन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है और उनसे कहती है कि मैं 20 मिनट तक यहाँ पे इंतजार कर लूंगी, तुम लोग भागना चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें पकड़ लेंगे। मोमो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बस 1 सेकंड चाहिए ताकि मैं किसी चीज को पकड़ सकूं। और ट्रेन आते ही मोमो ट्रेन को पकड़ लेती है, जिससे ये दोनों दोबारा टर्बोग्रानी को चूरन दे देते हैं। लेकिन टर्बोग्रानी ट्रेन का भी पीछा करने लगती है, लेकिन ये वाली ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागती है और टर्बोग्रानी कहीं 100 के आसपास। और मोमो टर्बोग्रानी का मजाक उड़ाने लगती है, कहती है ये ले ले बूढ़ी मत धीरे है। लेकिन तभी वहाँ पे मोड़ आता है और ट्रेन धीरे हो जाती है और टर्बोग्रानी इसी बात का फायदा उठा के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन तब तक टर्बोग्रानी का इलाका खत्म होने वाला था और सेको पहले ही किनारे के ऊपर खड़ी थी पूरी तैयारी के साथ में। मोमो टर्बोग्रानी से कहती है कि तुम सीनियर हो और काफी तेज भी हो, लेकिन हर बार जीत तुम्हारी नहीं होगी, इस रेस की विजेता मैं हूँ। इसके बाद टर्बोग्रानी का इलाका खत्म होता है और टर्बोग्रानी एक झटके के अंदर ही हार जाती है। लेकिन जब टर्बोग्रानी वहाँ पे वेपराइज होती है तब उसकी बॉडी के अंदर से कई सारी लड़कियों की भी बॉडी बाहर निकलती है। इसे देख के मोमो काफी ज्यादा हैरान होती है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और मोमो ओकुरो को लेके नीचे उतर जाती है। वहीं पे टर्बोग्रानी जल के खत्म हो गई थी। सेको मोमो को बताती है कि टर्बोग्रानी उन्हीं जगहों पे देखी जाती है जहाँ पे उसकी उम्र की लड़कियों को असॉल्ट किया जाता है, वायलेट किया जाता है और उन्हें टुकड़ों में काट के मार दिया जाता है। उन सभी लड़कियों की आत्मा बुरी आत्मा बनना तो चाहती है, लेकिन ग्रैनी की वजह से वो बनती नहीं है, क्योंकि ग्रैनी उन्हें कंसोल कर देती है और उन्हें समझा देती है ताकि वो आफ्टर लाइफ में जा सके। जिंदा और मुर्दों का यही नियम है कि जिंदा लोग कभी भी मरे हुए लोगों के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे और ना ही मुर्दा उनके बीच में अड़ाएंगे, और यही नियम है जिससे दोनों जीवन एक साथ चलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी खुजली है और तुम टनल के अंदर घुसते हो तो साले तुम अपनी मौत के खुद ही जिम्मेदार हो। अब डिनर के टाइम पे सेको और मोमो आपस में लड़ाई कर रहे थे केकड़े की टांग के लिए। ओकुरो उनसे कहता है कि मुझे भूख नहीं है, तुम लोग ले सकते हो, तो मोमो एक झटके के अंदर उसके केकड़े की टांगे चुरा लेती है और दोनों लड़कियां उससे कहती है कि अगर तुम्हें केकड़ा खाने की एपिटाइट नहीं है तो साला तुम मर्द नहीं हो। ओकुरो उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद सेको ओकुरो से कहते हैं कि तुम्हारी पिचकारी वापस आ गई ना, मुझे दिखाओ। ओकुरो इस चीज के लिए मानता नहीं है तो सेको उसके पीछे ही पड़ जाती है कि दिखाओ भाई। वहीं पे मोमो मस्त अपने केकड़े की टांग को एंजॉय करती रहती है। अब ओकुरो के जाने का टाइम हो जाता है तो सेको उससे कहती है कि कल दिखा देना। ओकुरो कहता है कि मैं नहीं दिखाऊंगा। खैर मोमो ओकुरो से कहती है कि अलविदा, और ओकुरो जाते हुए मन के अंदर सोचता है अलविदा। मोमो भी यही सोचती है कि अलविदा ही कहना था क्या। तभी मोमो ओकुरो को रोकती है और उससे सही चीज कहती है कि कल मिलते हैं। जैसे ओकुरो के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन ओकुरो मोमो से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो रखा था और जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मोमो उसका इंतजार कर रही है। लेकिन उसे बाद में ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी, इसीलिए वो उसको इग्नोर करके जाने लगता है। लेकिन मोमो उससे मिलती है और कहती है कि लेट हो भाई, कितनी देर तक खड़ा करके रखा है यहाँ पे। और मोमो पूरा टाइम ओकुरो से एलियन के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर ये दोनों अपनी अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पे ओकुरो का नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाता है। हर कोई उसे इग्नोर करता है। ओकुरो चुपचाप बेंच के ऊपर बैठता है और अपनी किताबें बाहर
निकाल लेता है, लेकिन तभी एक बॉल उसके मुंह के ऊपर लगती है और कोई उसे सॉरी भी नहीं कहता है। ओकुरो भी मन के अंदर यही सोचता है कि लोग चाहे उसे जितना चाहे उतना बुरी तरीके से ट्रीट करे, लेकिन वो फिर भी उन्हें माफ कर देगा क्योंकि उसके पास मोमो है बात करने के लिए। वहीं पे मोमो का भी हाल कुछ ऐसा ही था, ये भी ओकुरो से बात करने के लिए बेताब हो रही थी। जब मोमो की दोस्त ने मोमो को ऐसा देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। वहीं पे ओकुरो भी मोमो से बात करने के लिए बेताब हो रहा था और दोनों के हाल कुछ ऐसे ही थे, बस क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और जब लंच ब्रेक होता है तब ये दोनों एक दूसरे की क्लास की तरफ भागते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। और जब एक दूसरे की क्लास पे पहुंचते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इन दोनों को लगता है कि शायद से ओकुरो कैफेटेरिया गया होगा और ये दोनों ही एक दूसरे की अलग अलग जगह पे जाते हैं और इन्हें ये दोनों फिर से नहीं मिलते हैं। ओकुरो को ऐसा लगता है कि मोमो उसे अवॉइड कर रही है और कमाल की बात ये थी कि ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में ही बैठे थे तब भी नहीं दिख रहे थे। मोमो को ऐसा लगता है कि वो ओकुरो से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, इसलिए शायद उसको ये पसंद नहीं आया होगा। और ओकुरो को ऐसा लगता है कि मोमो शायद से उसे इसलिए अवॉइड कर रही है क्योंकि ओकुरो उसका दोस्त बनने के लायक है, दोस्त नहीं है। और जब ये दोनों क्लास के लिए जा रहे थे तब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गलती से इनके दांत भी। और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरे दांत ही तोड़ दिए। फिर ओकुरो बोलना शुरू करता है कि वो मोमो को पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था, उसे वो मिली ही नहीं। मोमो भी यही लाइनें कहती है, जिसके बाद ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये एक दूसरे को पूरे स्कूल में ढूंढ रहे थे। तभी यहाँ पे मोमो की फ्रेंड्स आती है और वो उन दोनों से कहती है कि हमने देखा तुम लोग यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहे थे। इस पे ये दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और बिल्कुल उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं कि मैं तो इस चश्मे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ये तो बिल्कुल चोमू है। ओकुरो भी बिल्कुल इसी तरीके से कुछ कहता है और ये दोनों बस इन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। और ये दोनों एक दूसरे से ये कह के यहाँ से चले जाते हैं कि मैं तो तुमसे कभी बात नहीं करने वाला। फिर जब ओकुरो हल्का होने के लिए आता है और वो ये सोच ही रहा था कि उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, तभी उसकी नजर उसके 12 करोड़ के ऊपर पड़ती है और वो 12 करोड़ वहाँ पे नहीं थे। ओकुरो के टेस्टिकल उसके साथ नहीं थे। वहीं पे मोमो के जितने भी फ्रेंड्स थे वो उसे टीज कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमने देखा तुम वहाँ पे किसी खेल रही थी। मोमो काफी ज्यादा एम्बेरेस थी, इसीलिए वो उन लोगों से बस इतना ही कहती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा बस एक दोस्त है। उसी टाइम पे वहाँ पे ओकुरो आ जाता है जो कि मोमो से कहता है कि बहुत सीरियस बात है, तुम्हें अकेले में मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। लेकिन मोमो अभी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसीलिए वो ओकुरो के साथ बात नहीं करना चाहती थी और वो ओकुरो से ये कह देती है कि तुम्हारे साथ बात करने में मुझे शर्म आती है। ओकुरो इस बात को काफी ज्यादा उल्टे तरीके से ले लेता है और वो उदास होकर कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें बात करने में इतनी ही ज्यादा शर्म आती है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वो भी काफी ज्यादा उदास होती है। उसकी दोस्त भी उससे कहती है कि अगर वो तुम्हारा बस एक फ्रेंड ही था तो फिर इतना ज्यादा बुरा नहीं बनना था, बात हल्के में भी तुम इसे टाल सकती थी। छुट्टी के टाइम पे ओकुरो ये सब कुछ सोचते हुए ही जा रहा था, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। ये लड़की ओकुरो के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, यहाँ तक कि ये ओकुरो को छूती भी है, जिससे ओकुरो हल्का फुल्का खुश हो जाता है और लाल पड़ जाता है। ये चीज मोमो भी देखती है और उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। तभी मोमो उस लड़की को ये कहते हुए सुनती है कि वो जानबूझ के ओकुरो के साथ फ्रेंडली हो रही थी, बल्कि उसे तो ओकुरो जैसे लड़के को इस तरीके से टीज करने में मजा आता है। शायद ओकुरो आज रात उसके बारे में सोच के अपना अलादीन का चिराग भी घिसेगा। मोमो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि कोई ओकुरो का मजाक उड़ाए, इसीलिए वो अपनी पावर से एक टब उठाती है और उसके सर के ऊपर दे मारती है, जिससे वो तुरंत नॉकआउट हो जाती है। वहीं पे वो ओकुरो का हाथ पकड़ती है और उससे बहुत ज्यादा चिपकते हुए कहती है कि चलो एक साथ घर चलते हैं। साथ ही में वो उस लड़की को घूरते हुए जा रही थी। घर जाते समय मोमो माफी भी मांग लेती है ओकुरो से कि वो इस तरीके से बात नहीं करना चाहती थी, बस वो जो किस हुई थी उसकी वजह से वो थोड़ा सा शर्मिंदा थी। उसे कोई भी शर्म वरम नहीं आती है ओकुरो के साथ दोस्त बनने में। ओकुरो उससे कहता है कि ये तो कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो मोमो को बताता है कि जरूरी बात यह है कि टर्बो ग्रानी का कर्ज। मोमो कहती है कि हाँ वो चला गया है, मुझे पता है। लेकिन जब ओकुरो बताता है कि मेरे 12 करोड़ मेरे पास नहीं है, मेरे टट्टे मेरे पास नहीं है, फिर जो मोमो ओकुरो की खिल्ली उड़ाती है, आज तक कोई भी ओकुरो के ऊपर इतना गंदा नहीं हंसा होगा। यहाँ तक कि जब ओकुरो सीरियस होके सेको से बात कर रहा था तब भी वो बस हंसे ही जा रही थी। वहीं पे सेको ओकुरो से कहती है कि मैंने कहा था कि दिखा देते तो इतना ज्यादा बवाल ना होता। इसके बाद वो मोमो से कहती है कि शीशा लेके आओ, मैं इसकी सोल के अंदर देखने वाली हूँ, इसके अंदर कुछ तो है जो छुपा हुआ है। इसके बाद मोमो वहाँ पे कुछ सामान लेके आती है और ओकुरो के पैर पानी में डाल के उसे चेयर के ऊपर बिठा दिया जाता है और उसके सामने एक बिल्ली की डॉल रख दी जाती है। फिर सेको वहाँ पे पेपर का एक बैट लाती है और ओकुरो के सर के ऊपर मारने लगती है। ओकुरो कहता है कि मार क्यों रही हो, दर्द होता है, लेकिन सेको फिर भी ओकुरो के ऊपर मारने लगती है, ये कहते हुए कि चुपचाप बैठो। वहीं पे मोमो को दिखाई देता है कि ओकुरो के अंदर एक अजीब सा ऑरा है। उसे जितनी भी बार उस पेपर बैट से हिट पड़ती उतनी बार वो ऑरा और ज्यादा भड़कता। सेको मोमो से कहती है कि जब मैं इसके ऊपर मारूंगी तब तुम उस ऑरा को इसकी बॉडी से खींच के बाहर निकाल लेना। इसके बाद वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और ओकुरो की बॉडी से ऑरा को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं था। तो सेको कहती है कि शांत रहो। फिर वो दोनों उस डॉल के ऊपर देखते हैं जो तलिस्मा डॉल के ऊपर लगा था वो
काला पड़ जाता है, जिसके बाद वो डॉल दुम दबा के वहाँ से भाग लेती है। सेको उसके ऊपर हिट करने की कोशिश करती है और साथ में कुछ फैन सर्विस भी देती है। फिर ये तीनों उस डॉल को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। मोमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और ऑरा की वजह से पता चल जाता है कि वो डॉल स्टोर रूम के अंदर है। इसके बाद मोमो उस डॉल को वहीं पे पकड़ लेती है। सेको इन दोनों को बताती है कि ये टर्बो ग्रानी है, जिससे ये दोनों हैरान होकर कहते हैं कि हमने तो इन्हें आफ्टर लाइफ में भेज दिया था, ये रिटर्न टिकट लेके वापस कैसे आ गई। टर्बो ग्रानी ने टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से हरा दोगे हमें? जब मैं हारने वाली थी तब मैंने चुपके से इस बच्चे को दोबारा प्रोजेक्ट कर लिया और अपने प्रेजेंस को इसके अंदर छुपा लिया और इंतजार करने लगी कि कब मेरी स्पिरिचुअल पावर मेरे पास वापस आ जाए, जिसके बाद मैं तुम दोनों को मार दूंगी। ओकुरु टर्बो ग्रानी से कहता है कि मेरे बॉल्स वापस दो, नहीं हम तुम्हें मार देंगे। मोमो टर्बो ग्रानी से कहती है कि आप अभी डिसएडवांटेज में हैं, लेकिन टर्बो ग्रानी आगे से बताती है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ पे मार दोगे तो इस बच्चे के 12 करोड़ वापस नहीं आने वाले, वो मेरे साथ ही गायब हो जाएंगे। फिर टर्बो ग्रानी ओकुरु से कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बॉल्स वापस कर दो, इन दोनों को मार दो अभी के अभी। लेकिन ओकुरु इससे काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके बाद वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे मोमो और टर्बो ग्रानी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन सेको यहाँ पे बताती है कि ये पेपर फैन लोगों की बॉडी के अंदर से एवल स्पिरिट्स को बाहर निकालता है। लेकिन ओकुरु के केस में ऐसा हुआ होगा कि इस पेपर फैन ने सिर्फ टर्बो ग्रानी की कॉन्शियसनेस को बाहर निकाला होगा, स्पिरिचुअल पावर अभी भी ओकुरु की बॉडी के अंदर है और सेको यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी इंसान है जो टर्बो ग्रानी को उसकी पावर वापस लौटा सकती है। इसलिए यहाँ का बॉस सेको हुई और कोई नहीं। इसे टर्बो ग्रानी के पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद सेको टर्बो ग्रानी को फैन से मारने लगती है। ओकुरु दोबारा रिट्रांसफॉर्म हो जाता है तो मोमो उससे पूछती है कि ये तो कूल था, तुमने कैसा किया? ओकुरु बताता है कि वो जब भी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल खो देता है तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो टर्बो ग्रानी से कहती है कि वो इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है और ऊपर से उसने वो सिंपैथी फील की थी जो लड़कियां टर्बो ग्रानी की वजह से आजाद हुई थी। इसलिए मोमो टर्बो ग्रानी से कहती है कि चलो दोस्त बन जाते हैं, इसके 12 करोड़ इसे वापस लौटा दो, हम तुम्हें तुम्हारी पावर वापस लौटा देंगे। टर्बो ग्रानी इस चीज के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो एक और चीज बताती है कि ओकुरु के टट्टे यहाँ पे नहीं है, टर्बो ग्रानी ने उन्हें कहीं पे गिरा दिया है। अब टर्बो ग्रानी की खैर नहीं। ओकुरु के 12 करोड़ कहाँ पे हैं? मुझे नहीं पता, गिरा दिया कहीं पे। ये ले। ये लोग उसी रात ट्रेन के आसपास ही बॉल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। टर्बो ग्रानी इन्हें बताती है कि वो बॉल्स 5 सेंटीमीटर बड़ी हैं, बाहर से दिखने में सोने के कट्टे लगते हैं बिल्कुल, लेकिन अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी भरी पड़ी है। टर्बो ग्रानी इन्हें ये भी बताती है क्योंकि वो बॉल्स स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी हैं, तो फिर योकाई और घोस्ट भी उन्हें पाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी से वो लोग दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों को जल्दी से जल्दी बॉल ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओकुरु हमेशा बिना टट्टू के ही घूमेगा। अब इतना ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कोई भी बॉल नहीं मिलती है, तो ये दोनों वापस घर पे चले आते हैं। सेकोन से कहती है कि वो भी अपने तरीकों से ओकुरु की बॉल ढूंढने में मदद करेगी, लेकिन ओकुरु के अंदर अभी भी टर्बो ग्रानी की पावर्स हैं। वो भले ही अभी कुछ हरकत नहीं कर रही है, लेकिन खतरनाक हो सकती है, तो ओकुरु को सावधान रहना पड़ेगा। अगली सुबह जब ओकुरु स्कूल आता है तो फिर एक उसको लड़का पकड़ लेता है, जो कि उससे कहता है कि तुम मोमो को डेट कर रहे हो ना, हमारी भी सेटिंग करवा दो उससे, क्योंकि आजकल ऐसे रूमर फैल रहे हैं कि मोमो बहुत ज्यादा इजी है और वो किसी के साथ भी घूमने को चली जाती है, खासकर रोयो। बेशक ओकुरु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसके बाद वो इमोशन पे कंट्रोल खो देता है और ट्रांसफॉर्म होके उस लड़के से पूछता है कि किसने ये रूमर फैला है। लेकिन थोड़ी देर में ओकुरु नॉर्मल भी हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन ओकुरु को एक और झटका लगता है कि टर्बो ग्रानी भी उसके बैग के अंदर छुप के उसी के साथ स्कूल आ गई है। ओकुरु जैसे ही उन्हें देखता है तो वो भागते हुए कोने में चला जाता है और टर्बो ग्रानी से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है? टर्बो ग्रानी कहती है कि एक बिल्ली तो आजाद पंछी है, कहीं भी घूम सकती है, और साथ में वो ओकुरु से कहती है कि तुम्हारे लिए पावर से काफी ज्यादा हैवी हो रही है ना, मुझे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन ओकुरु कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब तक 12 करोड़ नहीं आते हैं कुछ भी लेन देन नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है और ओकुरु को आज मोमो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे थे, क्योंकि उस लड़के ने ओकुरु से कहा था क्या तुम्हें मोमो क्यूट नहीं लगती है, दिन भर उसके साथ घूमते हो, अरमान नहीं जागते हैं तुम्हारे। इसलिए ओकुरु थोड़ा थोड़ा मोमो से दूर रह रहा था, तो मोमो उसके पीछे पड़ जाती है और वो दोनों भागम-भाग खेलने लगते हैं। वहीं पे टर्बो ग्रानी अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करने के लिए निकल जाती है। फिर जब मोमो अपनी क्लास में बैठी हुई थी तो फिर उसकी दोस्त उसे बताते हैं कि उसको लेके स्कूल के अंदर कई सारे उल्टे सीधे रूमर्स फैल रहे हैं और कुछ लड़कों ने ओकुरु से इसको लेके मजाक किया था, तो ओकुरु ने मोमो के खातिर वहाँ पे लड़ाई कर दी थी। मोमो इससे काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आती है कि ओकुरु उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। फिर हमको एक न्यू फीमेल कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, इसका नाम आरिया शिरातोरी है। ये हमें अपने बारे में बताती है कि ये काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली है और स्कूल का हर एक लड़का इसके पीछे दीवाना है, लेकिन हाल ही में इसकी रेपुटेशन कम हो गई है क्योंकि इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था।
और जिसने भी ये एक्सीडेंट किया था तो फिर आर्या ने देख लिया था कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको आर्या डीमन की पावर समझती है। और आर्या ने ही मोमो के खिलाफ वो रूमर्स फैलाए थे कि मोमो एक स्लट है, लेकिन जब आर्या ने देखा कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मोमो एक डीमन है। दरअसल आर्या के पास हाल ही में कुछ कमाल की चीज लगी है चमकती हुई, जिसकी मदद से उसने देख लिया था मोमो की स्पिरिचुअल हैंड को, जिसकी मदद से उसने आर्या के ऊपर टब गिराया था। और वो कमाल की चीज और कुछ नहीं, ओकुरो के 6 करोड़ है, जिनको आर्या जेब के अंदर डाल के घूम रही है। और इसे ऐसा लगता है कि ये हीरोइन है किसी फिल्म की, क्योंकि ये सुंदर है और इसे ही सभी डीमंस को मारना है, यानी कि मोमो को। दरअसल आर्या को ओकुरो की बॉल्स उसी दिन मिल गई थी जिस दिन मोमो और ओकुरो ने ग्रैनी को हराया था। आर्या के हाथों में जैसे ही ओकुरो की बॉल्स आ गई थी तो फिर उसे स्पिरिचुअल पावर्स दिखने लगी थी। फिर आर्या चुपचाप ओकुरो की बॉल को जेब के अंदर डाल लेती है, किसी ने कुछ देखा तो नहीं। फिर आर्या अपनी दोस्तों से कुछ होली चीजें मंगाती है, होली वाटर, बाइबल वाइबल, जिससे वो मोमो का भूत दूर करने वाली थी। इसी बीच आर्या को एक रेड ड्रेस के अंदर लड़की भी दिखाई देती है जो स्टेडियम के बीचों बीच खड़ी हुई थी। उसके दोस्तों को तो ये कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन टर्बोग्रानी दूर से इन लोगों के ऊपर नजर बनाए रखी थी। लंच टाइम पे ये तीनों एक साथ लंच कर रहे थे, जहाँ पे ओकुरो अभी भी मोमो को नहीं देख रहा था, तो मोमो काफी ज्यादा गुस्से में थी। पर वो टर्बोग्रानी से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो फिर टर्बोग्रानी इन्हें बता देती है कि टर्बोग्रानी को एक बॉल के बारे में पता लग गया है जो किसी लड़की के पास में है। टर्बोग्रानी इन्हें यहाँ पे एक और चीज बताती है कि अगर किसी इंसान के हाथों में ओकुरो की बॉल्स लग जाती हैं तो फिर वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगा लेंगे, जिससे वो लोग योकाई स्पिरिट्स को भी देख पाएंगे। और अगर इंसान स्पिरिट्स को देख सकते हैं तो स्पिरिट्स भी उन्हें देख सकती हैं, यानी कि उनकी जान खतरे में भी हो सकती है। अब इसी बीच हम लोग आर्या को देखते हैं जो खतरे में तो नहीं लेकिन ओकुरो की बॉल्स के साथ जरूर खेल रही थी। और खेलते खेलते आर्या बस यही सोच रहे थे कि मोमो का भूत कैसे भी तो भगाना है। इसीलिए स्कूल खत्म होते ही आर्या मोमो के पास जाती है, जो उससे कहती है कि मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे। मोमो सोचती है कि ये खून चाटती ही रहेगी, इसीलिए जाना ठीक ही रहेगा, इसलिए वो आर्या के साथ चली जाती है। और तभी टर्बोग्रानी ओकुरो को बता देती है कि इसी के पास है तुम्हारे 6 करोड़। इधर आर्या मोमो को एक फैक्ट्री के अंदर लेके आती है, जहाँ पे उसके दोस्त जल्दी से मोमो को पकड़ लेते हैं। फिर आर्या एक एक करके सभी होली आइटम ट्राई करती है, लेकिन मोमो के ऊपर कुछ भी काम नहीं करता है, करेगा भी कहाँ से। फिर मोमो खुद को आजाद करवाने के लिए उन दोनों लड़कियों के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देती है और उन्हें दूर फेंक देती है। अब आर्या के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो ओकुरो की बॉल को बाहर निकाल लेती है और उससे मोमो का एक्सोर्सिज्म करने लगती है। मोमो को इससे भी घंटा कुछ नहीं होता है, उल्टा वो आर्या से कहती है कि ये ओकुरो की फैमिली का सामान है, उसे वापस लौटा दो, बिना इसके वो कुछ नहीं है। लेकिन आर्या कहती है कि ये पवित्र बॉल है, ये सभी पापों को धुल देगी। फिर वो ओकुरो की बॉल्स को मोमो के चेहरे के ऊपर लगाने लगती है। मोमो उसे कहती है कि इन्हें किसी और जगह पे लगना है, मेरे चेहरे के ऊपर नहीं, हटाओ इन्हें यहाँ से। अब उसी टाइम में वहाँ पे ओकुरो आता है जो कि उन्हें बताता है कि आर्या को एक अजीब औरत टारगेट कर रही है। तभी वहाँ पे एक स्पिरिट आती है जो कि आर्या को उठा लेती है और आर्या से कहती है कि मम्मी को हेलो बोलो, मैं बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि कब तुम मुझे देखोगी, आखिरकार अब तुम मुझे देख पा रही हो, चलो मम्मी बुलाओ एक बार। तभी ओकुरो ट्रांसफॉर्म होता है और रेड ड्रेस वुमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वुमन उसे काफी आसानी के साथ ही पकड़ लेती है और खाने लगती है। तो फिर मोमो भी फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रेड ड्रेस उसके ऊपर भी किक मार के उसे दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो ओकुरो को डायरेक्ट निगल ही लेती है। रेड ड्रेस वुमन आर्या के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रही थी और उससे कहती है कि तुमने पिछले टाइम में मुझे एक बार मम्मी बुलाया था, दोबारा मम्मी बुलाओ, मैं तब से तरस गई हूँ तुम्हारे मुंह से मम्मी सुनने को। तभी मोमो दोबारा खड़ी होती है और रेड ड्रेस वुमन से कहती है कि ओकुरो वापस करो भाई, घर भी जाना है अभी। तभी वहाँ से टर्बोग्रानी बाहर निकलती है, जो कि रेड ड्रेस वुमन के बारे में गूगल करती है, क्योंकि टर्बोग्रानी को न्यूबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पे आर्या रेड ड्रेस वुमन से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को हराती हूँ। इससे रेड ड्रेस वुमन काफी ज्यादा हैरान होती है और आर्या से कहती है कि तुमने अभी मुझे क्या बुलाया, तो आर्या उसके मुंह पे कहती है मॉन्स्टर हो तुम, तो वो आर्या को भी निगल लेती है। रेड ड्रेस वुमन इन सभी का जिम्मेदार मोमो को बताती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे जैसे गुंडे के साथ घूमते ही मेरी आर्या बिगड़ गई। मोमो टर्बोग्रानी से मदद मांगती है तो वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि बिना पावर के मैं कुछ कर ही कहाँ पाऊंगी। इसके बाद रेड ड्रेस वुमन अपने बालों के साथ मोमो के ऊपर अटैक करती है और उसको गर्दन से पकड़ के लटका देती है। पहले तो मॉमी मोमो को मॉमी की तरह मारती है और उठा पटकने के बाद उससे कहती है कि एक बार मॉमी बुलाओ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मोमो उसे बुलाती है 2 कौड़ी की चीज हो तुम, तो मॉमी उसे भी निगल लेती है और रोते हुए कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ पे है। तभी टर्बोग्रानी सामने आती है और रेड ड्रेस वुमन से कहती है कि जिन बच्चों को निगला है उन्हें वापस उगल दो। रेड ड्रेस वुमन उससे कहती है कि तुम क्या ही उखाड़ लोगी, तो टर्बोग्रानी आगे से कहती है कि बहुत कुछ, मोमो को तुमने जो उगला है ना वो बहुत कुछ करेगी। इसके बाद अचानक से रेड ड्रेस वुमन के बाल अचानक से जलने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी भी। दरअसल मोमो अपने साथ लाइटर लेके गए थे जो कि आर्या का क्रॉस था और टर्बोग्रानी के होने की वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए रेड ड्रेस वुमन जलने लगी थी, जिसके बाद वो उन तीनों को बाहर निकाल देती है। अब इन तीनों को यहाँ पे रेड ड्रेस
वुमन का सामना करना था जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। एक तो बेचारे को उसका बच्चा नहीं मिला और ऊपर से उसकी खूबसूरती खराब कर दी उसके बालों को जला के, बदला तो लेगी ही। रेड ड्रेस वुमन इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और ये दोनों अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद रेड ड्रेस वुमन उन दोनों को पकड़ लेती है और आर्या उसके सामने जाके गिरती है। रेड ड्रेस वुमन जैसे ही आर्या को बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बीच में अटक जाती है। दरअसल रेड ड्रेस वुमन अपने सिल्की हेयर का इस्तेमाल करती है अटैक करने के लिए और ये काफी ज्यादा भाग रहे थे तो इसके सारे बाल खम्भों में अटक गए थे तो ये एक जगह पे अटक चुके थे। मोमो इसी बात को लेकर रेड ड्रेस वुमन को ताना भी मारती है, लेकिन रेड ड्रेस वुमन इस बात को सीरियस ले लेती है और अपने बालों से उन सभी खंभों को तोड़ देती है। लेकिन मोमो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से रेड ड्रेस वुमन को रोक लेती है और ओकरो से कहती है अटैक करने को। लेकिन ओकरो ने अभी तक जितनी भी फाइट की थी तो उसने एक भी बार अटैक नहीं किया था, तो उसे पता ही नहीं था कि कैसे अटैक करना है। लेकिन तब तक रेड ड्रेस वुमन मोमो के ऊपर अटैक कर देती है तो फिर ओकरो ट्रांसफॉर्म होके मोमो को बचा लेता है और एक मेढक की तरह रेड ड्रेस वुमन के पेट के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरती है। टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है और वो ओकरो से कहती है कि मेरी पावर इस्तेमाल करने के बाद बस इतना ही धमाका कर पाए। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे एक्सरसाइज कर देना चाहिए, लेकिन टर्बो ग्रैनी मना कर देती है। फिर टर्बो ग्रैनी आर्या के पास से ओकरो के खानदानी ज्वेलरी बाहर निकाल लेती है और साथ ही में वो उन दोनों को एक बैड न्यूज भी देती है कि आर्या मारी जा चुकी है। इससे वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और जल्दी से CPR दे के आर्या को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी बताती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, बिना जिंदगी के वो बस एक मांस के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे रेड ड्रेस वुमन भी आती है और वो उनसे कहती है कि इस तरीके से वो लोग आर्या को नहीं बचा सकते हैं, उसके पास ऑरा नहीं है। ऑरा इंसानों के ऑर्गन्स के लिए बैटरी की तरह काम करता है, बिना बैटरी के ऑर्गन्स नहीं चलेंगे, इसीलिए वो अपने ऑरा को आर्या के ऑरा से बदलने के लिए कहती है। लेकिन मोमो को यकीन नहीं था, उसे ऐसा लगता है कि रेड ड्रेस वुमन उनके ऊपर दोबारा हमला करना चाहती है, तो रेड ड्रेस वुमन अपने ही हाथों से अपना जबड़ा चीर लेती है, जिससे वो यकीन दिला सके कि वो हमला नहीं करेगी। टर्बो ग्रैनी भी मोमो को विश्वास करने को कहती है। मोमो को अभी भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो ओकरो को अटैक फॉर्म में वहीं पे तैनात कर देती है और रेड ड्रेस वुमन से पूछती है कि आगे क्या करना है। रेड ड्रेस वुमन बताती है कि अपने स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल करो मेरे ऑरा को आर्या के ऑरा से जोड़ने के लिए, और जब मोमो ऐसा करती है तो फिर अब हमें रेड ड्रेस वुमन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो काफी है एक समझदार इंसान को रुलाने के लिए। बैक स्टोरी हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं देती है, बस हमें एक सिंगल मदर के संघर्ष की कहानी दिखाती है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करती है, रात को अपने शरीर को भी बेचती है। उसका एक सपना भी है बैलेरिना डांस करने का, और इन सभी कठिनाइयों और दुखों के बीच में भी उसे एक ही चीज सुकून और गर्माहट देती है, वो है उसकी प्यारी सी बेटी, जिसको देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। संघर्ष और कठिनाइयों की कहानी ऐसी ही चलती रही, साथ ही में कुछ खुशियों के पल इकट्ठा करते हुए। कुछ खुशियाँ गर्माहट देती तो कुछ उदास कर देती। सपनों की ये कहानी पूरी होती रही, लेकिन सपने तो टूटने के लिए ही बने होते हैं। जो दो पल की खुशियाँ माँ को मिलती थी उसकी बेटी से, उन्हें ही छीन लिया गया। किसी दिन कुछ याकूज़ा जो अपना कर्ज वसूलने के लिए आए थे, जब उन्हें कर्ज न मिला तो वो उससे इसकी जिंदगी छीन ले गए। माँ ने भी बहुत कोशिश की खुद की जिंदगी बचाने की, लेकिन वो बचा न सकी। खून के आंसू बहाकर वो अपनी जिंदगी को जाते हुए देखती रही। कुछ समय बाद में जब आंख दोबारा खुली तो भीगती बरसात में वो जिंदगी तलाशने को दोबारा निकली, लेकिन जब उसे यकीन हुआ कि सब जा चुका है तो उसने फैसला किया खुद की जिंदगी खत्म करने का। उस तेज बरसात में माँ ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपनी बेटी को याद करते हुए बिल्डिंग से छलांग लगा दी और उसे अलविदा कहा। और यही थी रेड ड्रेस वुमन की बैक स्टोरी। और जब भी किसी इंसान की अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो भूत बन जाते हैं, और उसी टाइम पे आर्या ने गलती से रेड ड्रेस वुमन को अपनी माँ कह दिया था, और तब रेड ड्रेस वुमन का प्यार अपनी बेटी से आर्या के लिए बदल गया, और तब से ही वो आर्या के साथ जुड़ गई। और हाल ही में ही आर्या की माँ की भी मौत हो गई थी। और जैसा कि तुम्हें पता है कि बच्चों को भूत दिखाई ही देते हैं, और इसी से ही जन्म हुआ था एक्रो सिल्की वुमन का, जो अपनी बेटी के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। मोमो और आर्या को जैसे ही एक्रो सिल्की की कहानी पता चलती है तो वो दोनों रोने लगती हैं। एक्रो सिल्की वुमन आर्या से माफी मांगती है कि वो उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसी ने ही आर्या को चोट पहुंचा दी। और इसी तरीके से एक्रो सिल्की वुमन भी वहाँ से गायब होने लगती है। मोमो ग्रैनी से पूछती है कि बचाने का कोई तरीका नहीं है क्या, लेकिन ग्रैनी मना कर देती है, ये कहते हुए कि ऑरा के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, और जिस पछतावे के साथ एक्रो सिल्की वुमन जा रही है उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। वो अंधकार में हमेशा के लिए फंसी रहेगी, ना वो आफ्टर लाइफ में जा पाएगी और
ना ही वो भूत बन पाएगी। मोमो टर्बोग्रानी से कहती है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कोई इतना थोड़ी ना दुनिया बुरी है। टर्बोग्रानी कहती है कि बुरी है, कोई भी उसे याद नहीं रखेगा, कोई भी उसे जानता नहीं है तो वो अंधकार में ही रहेगी। कोई भी अजनबी थोड़ी ना एक्रो सिल्की वुमन को अपने दिल के अंदर रखेगा और उसे हमेशा याद रखेगा। एक्रो सिल्की वुमन पछतावे से भरी हुई थी। वो बस यही सोच रहे थे कि उसे अपनी बेटी के साथ और ज्यादा खेलना चाहिए था, उसके लिए और ज्यादा नई ड्रेस लानी चाहिए थी। उसकी वजह से ही उसकी बेटी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। तभी आर्या भागते हुए एक्रो सिल्की वुमन को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया कहती है, ये कहते हुए कि वो उसे कभी भी नहीं भूलेगी। और वो भगवान से दुआ करती है कि इन दोनों की आत्मा एक दयालु दुनिया के अंदर चली जाए और इन्हें हमेशा खुशियां ही मिले। इससे एक्रो सिल्की वुमन को कोई भी रिग्रेट नहीं है। अब वो आसानी के साथ आफ्टर लाइफ में जा सकती है अपनी बेटी के साथ में। मैं इस एपिसोड को लेके बस इतना ही कहूंगा कि अगर मैं मदर का नेबर होता जिस टाइम पे ये उसकी बेटी को किडनैप कर रहे थे, मैं उस टाइम पे शॉटगन लेके बाहर निकलता और उनकी था। बाकी एपिसोड इस 10 on 10, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके सब कुछ बढ़िया था। Sign in. नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होलसम सीन से होती है जहाँ पे सब बैठ के आराम से लंच कर रहे थे। वहीं पे मोमो पूछती है कि ये हमारे साथ बैठ के क्यों खा रही है, तो आर्या कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं इंसान यहाँ पे डीमंस के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। इसके बाद वो सुको की तरफ मुड़ती है और कहती है कि ये इंसान किसी की ग्रैंडमा हो सकती है, देखो कितनी चिकनी त्वचा है इसकी। फिर मोमो और आर्या दोनों आपस में उसी तरीके से लड़ने लगते हैं जैसे वो अक्सर लड़ा करते हैं। सिको इन दोनों की लड़ाई में आर्या को सपोर्ट कर रही थी, न कि मोमो को। वहीं पे आर्या जाने से पहले ओकरो से पूछती है कि तुम भी तो एक डेमन हो, तो फिर तुमने मुझे इतनी बार क्यों बचाया। ओकरो साफ कहता है कि कोई मरने वाला है तो मदद कर सकता हूँ तो करूंगा ही ना। जिसपे आर्या कहती है कि तुम डेमन हो, इसके बावजूद तुम्हारे अंदर इंसानों वाला दिल है, मैं तुम्हें कभी भी मोमो को कंट्रोल करने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसका भी तो ओकरो के ऊपर तनक दुंधा करने लगा था, इसे भी प्यार हो गया था। अब इसके बाद ओकरो की खानदानी ज्वेलरी उसे वापस दी जाती है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, बेसबॉल वाले तरीके से। टर्बोग्रानी ओकरो के गोले को बेसबॉल बॉल की तरफ फेंकेंगी और सेको उसे होम रन की तरह हिट करने की कोशिश करेगी। अगर हिट हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो ओकरो को उसकी खानदानी ज्वेलरी वापस मिल जाएगी। टर्बोग्रानी बॉल फेंकती है लेकिन सेको मार नहीं पाती है और ओकरो को उसका टट्टा वापस मिल जाता है, लेकिन दर्द के साथ में, जिससे वो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ओकरो को उसकी खानदानी ज्वेलरी वापस मिल गई। इस बात को एक हफ्ता हो जाता है और एक हफ्ते के अंदर इन लोगों ने ओकरो के दूसरे टट्टे को भी खूब खोजा था, लेकिन इन्हें घंटा कुछ नहीं मिला। तो ये लोग फैसला करते हैं कि अब इन्हें सिटी से बाहरी इलाके में ढूंढना चाहिए। लेकिन ओकरो यहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि उसे रिपोर्ट बनानी है। लंच टाइम पे मोमो की दोस्त पूछती है कि ओकरो नहीं आया, तो मोमो बताती है कि उसे कुछ काम है। मोमो को शक तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि ओकरो आर्या के साथ बिजी होगा, लेकिन वो फिर भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करती है और ओकरो के ऊपर ट्रस्ट करती है। लेकिन जब वो जूस लेके आ रही थी तब उसकी नजर ओकरो और आर्या के ऊपर पड़ जाती है जो ऊपर नीचे थे। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओकरो असल में यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आया था, क्योंकि खतरा बढ़ते जा रहा है और सेको ने कहा था कि अगर तुम्हें मोमो को बचाना है तो दिन रात दबादब एक्सरसाइज करो, तभी बचा पाओगे मोमो को। ओकरो उसी चीज के ऊपर अमल कर रहा था कि तभी वहाँ पे आर्या आ जाती है। अब इसका दिल तो ओकरो के लिए धड़क रहा था, लेकिन ये अभी भी उसे डीमन ही समझ रही थी और क्योंकि ये रिश्ता समाज को गवारा नहीं है, लेकिन ये इसके बावजूद कंफर्म करने के लिए ओकरो को किस करना चाहती थी। ओकरो किस को डॉज करते हुए कहता है कि ये कौन सा तरीका है प्यार को इजहार करने का। आर्या कहती है कि उसने अपने डैड के स्टडी रूम में यही देखा था कि जब भी कन्फेस किया जाता है तो पप्पी ली जाती है। बाकी इस बुक को देख के मुझे समझ में आ गया है कि आर्या ने कहाँ से रेफरेंस लिया है। ओकरो कहता भी है कि तुमने गलत जगह से रेफरेंस ले लिया है, लेकिन आर्या को यही वाला रेफरेंस चाहिए था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से इसी तरीके से लड़ते रहते हैं। आर्या को कन्फेस करना था और ओकरो को डॉज, लेकिन इसी बीच आर्या लंगड़ी मार के ओकरो को गिरा देती है, जिससे वो दोनों ऊपर नीचे गिर जाते हैं और इसी टाइम पे मोमो ने इन्हें देख लिया था। तो मोमो ओकरो से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। ओकरो समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुमने देखा है, लेकिन मोमो एक सुनने को राजी ना थी और वो ओकरो से कहती है कि हाथ में क्या पहने हो, BDSM बांध के डालो, ज्यादा सोचो मत। मोमो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और ओकरो भी ज्यादा कुछ कहता नहीं है, लेकिन मोमो इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी और उदास भी थी। पीछे क्लास में टीचर बता रहा था कि श्रिम्प काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, पानी के वो बाहुबली होते हैं, एक पंच मार के मछली की खोपड़ी उड़ा देते हैं। ओकरो भी अपनी क्लास में यही सोच रहा था कि इसे आयासे से माफी मांगे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन अचानक से क्लास पीच ब्लैक हो जाती है और वहाँ के सभी बच्चे गायब हो जाते हैं और वहाँ पे पानी भर जाता है। तब
तभी ओकुरो को आर्या की आवाज आती है तो वो बाहर जाता है जहाँ पे आर्या भी आ गई थी। ये दोनों मिलकर मोमो को ढूंढते हैं लेकिन इन्हें मोमो कहीं भी नहीं मिलती है। दूसरी साइड हम मोमो को देखते हैं और ये भी फंसी हुए थी। तभी मोमो को सामने से आवाज आती है तो ये छुप जाती है और सामने से वो चीज किसी डायनासोर की तरह दिख रही थी। मोमो उसे देख के हैरान हो ही रही थी कि तभी उसका पैर हिलता है तो उससे एक करंट बनती है जो उस डायनासोर को जाके लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कोई तो है वहाँ पे। तो वो आगे से गॉडजिला की तरह ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है और पूरी बिल्डिंग को ही चीर देता है। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो वो तुरंत आगे बढ़ जाता है, लेकिन मोमो को इससे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो बैठी हुई थी। इधर ओकुरो आर्या को बताता है कि वो ऐसी सिचुएशन में पहले भी फंस चुका है। उन लोगों ने एलियन को हरा दिया था तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आर्या को यकीन नहीं था कि एलियन होते हैं, लेकिन ओकुरो उसे बताता है कि एलियन और मॉन्स्टर दोनों होते हैं और एलियन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पीछे पड़े रहते हैं। और तभी इन दोनों के सामने एक एलियन आता है जो कि कह रहा था चिकी चिकी चींटा ता चिकी चिकी चींटा, और वो इनके ऊपर डायरेक्ट सुपर पंच दे मारता है, लेकिन ओकुरो ट्रांसफॉर्म होके बचा लेता है खुद को। और ओकुरो आर्या से कहता है आर्या बेबी साइड में हट जाओ, तुम बीच में आओगी। लेकिन तभी ओकुरो के ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है और वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। दरअसल तीनों सर्पोयंस दोबारा आ गए थे ओकुरो का केला लेने के लिए। तभी इनकी नजर आर्या के ऊपर पड़ती है तो ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने इस डोमेन को ऐसे बनाया था जिनके पास सिर्फ हाई स्पिरिचुअल पावर हो वही अंदर आ सकते हैं। खैर वो लोग आर्या को पत्ते की तरह साइड में फेंक देते हैं और ओकुरो से कहते हैं कि इस बार हमें तुम्हारा केला ही नहीं तुम्हारी सुपर पावर भी चाहिए। फिर वो ओकुरो को उठा देते हैं और उसके कपड़ों को गला देते हैं और अपने हथियार को बाहर निकाल के कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। ओकुरो कहता है कि अरे नहीं, अभी भी मेरा एकता बाकी है। लेकिन तभी वहाँ पे आर्या अटैक करती है जो एक्रो सिल्की में बदल गई थी, जो ओकुरो को अपना पति मानती है और वो उनसे कहते हैं कि ताकामुरा समा से दूर हट जाओ। आर्या ओकुरो को तो बचा लेती है लेकिन उसके नंगे होने की वजह से वो काफी ज्यादा भटक रही थी तो ओकुरो चुपचाप क्लास के अंदर खिसक लेता है कुछ ढकने के लिए। इसी बीच आर्या उनके साथ फाइट करती रहती है जहाँ पे वो बॉक्सर के साथ तो काफी अच्छे से फाइट कर रही थी और उसके ऊपर लात मार के उसे सीलिंग के अंदर फंसा देती है। लेकिन तभी सर्पोरियंस में से एक उसके ऊपर साइकिक अटैक करता है और उसे दीवार से लगा देता है और उससे कहता है कि हमें भी तुम्हारा बनाना चाहिए, तुम इसी वजह से तो हमारे वॉइड के अंदर आ पाई, तुम्हारे पास भी हाई स्पिरिचुअल पावर है। फिर बॉक्सर आर्या के ऊपर पंच मारता है जिससे वो दीवार तोड़ते हुए पीछे जाके गिरती है। इसके बाद वो सर्पोयंस अपना एवोल्यूशन शुरू करने वाले थे जो बनाना का आदान प्रदान था, लेकिन ओकुरो जाग उठता है जिसके बाद वो साइड में खिसकते हुए आता है अपने सामान को छुपाते हुए और ट्रांसफॉर्म होकर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं डालने दूंगा। लेकिन सर्पोरियंस दोबारा अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन दोनों के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। सर्पोयंस बताते हैं कि ये इन तीनों की ही पावर मिला के है जिसको वो लोग ऑसम जोन कहते हैं। फिर बॉक्सर आगे बढ़ता है और वो ओकुरो के ऊपर पंचेस मारने लगता है, लेकिन ओकुरो अचानक से दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और बॉक्सर के ऊपर सर मार के उसे दूर फेंक देता है और उनका ऑसम जोन भी खत्म हो जाता है क्योंकि मोमो वहाँ पे आ गई थी और उसने अपनी पावर से इनकी पावर को न्यूलिफाई कर दिया था। आजाद होने के बाद वो दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं और लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन आर्या गलती से केंताकुरा कह देती है जिससे मोमो झट से अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल खो देती है। प्यार का असर है भाई। ये तीनों सोचते हैं कि साला हमने कुछ किया भी नहीं है, अचानक से कैसे हमला हुआ, कोई और है क्या यहाँ पे। खैर ये तीनों बॉक्सर से कहते हैं अटैक करने को, लेकिन बॉक्सर अब काफी ज्यादा थक चुका था तो सर्पोयन उसे कहता है कि जल्दी से काम करो नहीं हम तुम्हारी सैलरी काट लेंगे। इसके बाद वो अपना किलर निकालता है और सर्पोयन के अंदर कोई सा मार्क लगा देता है जिससे वो बॉक्सर ट्रांसफॉर्म होकर एक श्रिम्प के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये इवॉल्व हो चुका था तो फिर इसकी अटैक स्पीड सब कुछ बढ़ चुका था। फिर ये ओकुरो और आर्या के ऊपर अटैक करने लगता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती है क्योंकि मोमो दोबारा खड़ी हो जाती है। फिर ये दोनों दोबारा ट्रांसफॉर्म होते हैं और अटैक करने लगते हैं, लेकिन सिर्फ अभी भी आर्या के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन अचानक से ओकुरो बीच में कूदता है और ओकुरो सिर्फ के सभी अटैक्स को देख पा रहा था, इसलिए वो आर्या की मदद करता है डॉज करने में और आर्या उसके ऊपर किक से अटैक करती रहती है। लेकिन इसी बीच मोमो उनसे कहती है कि तुम लोग ज्यादा करीब हो, ज्यादा चिपको नहीं। आर्या कहती है क्या तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन ओकुरो मोमो से फिर से कुछ कह देता है तो वो दोबारा शर्मा जाती है जिससे पावर दोबारा खत्म और वो दोनों फिर से नीचे गिरते हैं। आर्या मोमो से कहती है कि सही से काम करो भाई, तुम यहाँ पे इंचार्ज इन लोगों को रोकने की और हमारा काम है आके अटैक करने का, सही से काम करो। ये पे ये दोनों श्रिम्प से कहते हैं कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, हम तुम्हारा 60% पैसे कट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से वहाँ का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, पूरा पानी हरा हो गया था, यहाँ तक कि सीलिंग और वॉल्स भी पानी के अंदर बदल गई थी। और तभी वहाँ पे वही मॉन्स्टर आता है जिसकी मुलाकात मोमो से पहले हो चुकी थी। ओकुरो उसे देख के एक्साइटेड हो जाता है और उसको निस्सी बुलाता है। इस मॉन्स्टर को भी इन्हीं तीनों ने बुलाया था और ये तीनों मॉन्स्टर से कहते हैं कि अटैक करो तो वो उल्टा इन्हीं के ऊपर अटैक करता है और उनमें से एक को 20 से चीर देता है।
जिससे इन सभी की फटती है और ये सभी एकदम इधर उधर भागने लगते हैं। मोमो और ओकुरो तो सबसे पहले भागते हैं। आर्या पीछे छूट गई थी तो श्रिम्प उसके ऊपर अटैक करता है और उसे सीलिंग में फंसा देता है, लेकिन ये दोनों आर्या की कोई मदद नहीं करते और वहाँ से भाग लेते हैं क्योंकि श्रिम्प इनके पीछे पड़ चुका था। मोमो ओकुरो से कहती है कि तुम्हें तो फाइट करनी चाहिए, टर्बो ग्रैनी तो और तेज स्विम कर पाएगी, लेकिन जब ओकुरो ट्राई करता है तो वो डूब ही जाता है क्योंकि टर्बो ग्रैनी को तैरना नहीं आता है, उन्हें सिर्फ दौड़ना आता है। इससे ये दोनों दोबारा भागने लगते हैं और मोमो कहती है कि हमें जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो आर्या डूब के ही मर जाएगी। और जब इन दोनों की बुद्धि नहीं चलती है तो ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मोमो ओकुरो से कहते हैं कि तुम वहाँ गार्डन में क्या कर रहे थे उस बेवकूफ लड़की के साथ में, तो ओकुरो मोमो का हाथ पकड़ लेता है और उसे सीरियस होकर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अगर वो मोमो है तो उसे फर्क पड़ता है, उसे एक मौका दिया जाए अपनी बात कहने का। तो मोमो इसे शर्मा जाती है, लेकिन तभी वो दोनों पानी के अंदर दोबारा डूब जाते हैं श्रिम्प की वजह से। इसी बीच मोमो को एक कमाल का आइडिया आता है। अगले सीन में हम लोग ओकुरो को तेजी के साथ स्विम करते हुए देखते हैं। दरअसल मोमो ने यहाँ पे ओकुरो को मछली बना दिया था। जब भी हम मछली को तेजी के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पानी में फिसल के भागने लगती है। मोमो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल ओकुरो के ऊपर कर रही थी और उससे स्विम करवा रही थी। मोमो ओकुरो को जल परी भी बना देती है और उसे सीधा सीलिंग के अंदर घुसा के वहाँ से आर्या को भी बचा लेती है। आर्या को बाहर निकालने के बाद मोमो उसे कहती है कि कपड़े उतारो। इधर नीचे हम लोग श्रिम्प को देखते हैं और तभी उसकी नजर एक सर्पोयन के ऊपर पड़ती है जो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहा था क्योंकि वो निस्सी उसके ऊपर भी हमला कर रहा था। ये लोग निस्सी को लेके तो आए थे, लेकिन वो इतना बेवकूफ था कि वो जिसको देख रहा था कि उसी के ऊपर वो हमले कर दे रहा था, इसलिए ये दोनों भी अपनी जान बचाते हुए उधर उधर भाग रहे थे। लेकिन सर्पोयन के पास एक और प्लान था। वो श्रिम्प के साथ खुद को फ्यूज करने वाला था, जिसके बाद वो निस्सी के साथ खुद को फ्यूज करेगा। इधर आर्या ओकुरो से कहती है कि तुम्हें जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी, तुमने मुझे नंगा देखा है। वो उससे कहती है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद ये दोनों दोबारा पानी के अंदर जाते हैं तो फिर सर्पोयन इनके ऊपर दोबारा लेजर बीम से अटैक करता है, लेकिन मोमो कैसे तैसे पानी के अंदर भी उसे चकमा दे देती है और इन्हें पता चलता है कि सर्पोयन को दोबारा चार्ज होना पड़ता है दूसरी बीम फायर करने के लिए। वो लगातार लेजर बीम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए आर्या अपने बालों की मदद से उसकी गर्दन को बांध देती है और अटैक करने को आगे बढ़ती है। लेकिन तभी सर्पोयन श्रिम्प के पंजों का इस्तेमाल करता है अटैक करने को और वो आर्या को दूर फेंक देता है। आर्या को पिलने के बाद वो बीम का इस्तेमाल करता है मोमो के ऊपर, लेकिन मोमो दोबारा उसे चकमा दे देती है और बीम को डॉच कर लेती है। फिर वो तीनों दोबारा अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। ओकुरो कहता है कि हम लोग धरती पे उसे हरा भी सकते थे, लेकिन पानी के अंदर ये नामुमकिन है। जिससे मोमो को एक और आइडिया आता है, लेकिन तभी उनके ऊपर दोबारा अटैक होता है और जब मोमो आंखें खोलती है तब सर्पोयन उसके सामने खड़ा था, जो कि मोमो से कहता है कि हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तुम हमारे प्लान के बीच में बहुत बड़ी बाधा हो। मोमो हाथ के इशारे से कहती है कि आजा, और जब सर्पोयन श्रिम्प के हाथों से उसके ऊपर अटैक करता है तो मोमो अपनी पावर से सारा पानी वहाँ से हटा देती है, जिससे सर्पोयन का श्रिम्प अटैक हवा में ही चलता है और एक्सेसिव अमाउंट में पावर होने की वजह से वो हाथ खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। दरअसल शिल्प पानी के अंदर जब भी अटैक करते हैं तो वो फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी की फोर्स की वजह से वो रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन हवा में ऐसा कोई लॉजिक न है, पूरी ताकत जोड़ोगे तो अपने हाथों को ही तोड़ोगे। लेकिन वो सर्पोयन मोमो को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर लेके चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम कब तक खुद को रोक पाओगी, या तो बीम से मारी जाओगे या फिर डूब के मारी जाओगी। लेकिन तभी आर्या अपने बालों की मदद से वहाँ पे एक रास्ता टाइप में बना देती है और गर्दन को भी दबोच लेती है और ओकुरो तेजी के साथ ट्रैवल करते हुए अटैक करता है। रास्ते के बीच में वो मोमो को भी लिफ्ट दे देता है और सर्पोयन को डिस्ट्रॉय करते हुए पार निकल जाता है। सर्पोयन जैसे ही मारा जाता है वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये दोनों नंगे पड़े थे स्कूल कॉरिडोर में, वो भी चिपके हुए। ये बहुत ज्यादा खुश थे कि इन्होंने हरा दिया है सर्पोयन को, लेकिन तभी रियलिटी इनके ऊपर जो तमाचा मारती है, फिर ये जो अपनी इज्जत बचाने के लिए भागते हैं उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है। साइड से आर्या भी आ जाती है इन्हें ज्वाइन करने के लिए और ये तीनों ही एक साथ भागते हुए कहते हैं लग गए गुरु। अब हम इन तीनों को नर्स रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे नर्स इनसे पूछती है कि तुम लोग बुली तो नहीं हो रहे हो ना? मुझे बुली बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये कहने को तो स्कूल की नर्स है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर स्कूल की नर्स इतनी खूबसूरत है तो मैं प्लेग्राउंड में हर दिन अपना मुंह तोड़वाने को राजी हूँ, सिर्फ एक बार दर्शन के लिए। खैर ये तीनों कह देते हैं कि बुली बुली वाला कोई सीन नहीं है। तभी यहाँ पे एक टीचर आता है तो नर्स उसका टकुला पकड़ के उससे कहती है, टकलू मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि बेफालतू में मत आया कर, तुझे डिसिप्लिन देने की जरूरत है। और नर्स
इसे कोने में ले जाके जो डिसिप्लिन देती है, ऐसा डिसिप्लिन सिर्फ हार्डकोर मर्द ही सह सकता है। खैर नर्स इनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नहीं तो जा सकते हो, मुझे डिसिप्लिन देना है किसी को। बाय द वे नर्स मैम का नाम क्वीन है। अब ये तीनों बैठ के आराम से बात करते हैं कि साला इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जब चाहे तब मुंह उठा के अटैक कर देते हैं साले। लेकिन ओकुरु बताता है कि वो इस बार बनाना के साथ में टर्बो ग्रैनी की पावर्स के पीछे भी थे, शायद से वो आर्या को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। तो मोमो कहती है कि पावर चाहिए तो डायरेक्ट उनसे ले जाके ना, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं। तो फिर ओकुरु यहाँ पे एक थ्योरी बताता है कि उनके पास इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी है कि वो लोग स्पेस ट्रैवल तक कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अर्थ का घंटा को उखाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि योकाइस और डीमंस अर्थ की रक्षा करते हैं। और योकाइस सिर्फ जापान में ही नहीं, हर एक दुनिया में हर एक रीजन में होते हैं, और उनकी पावर्स की वजह से ही एलियन उनसे डरते हैं और इसीलिए अर्थ के ऊपर वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एलियन ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास हाई स्पिरिचुअल पावर होती है, और इस बात के चांसेस भी हैं कि उन्होंने ओकुरु के खानदानी ज्वेल को चुरा लिया होगा। लेकिन ये थ्योरी इन दोनों के सर के ऊपर से जाती है, जिसके बाद इन्हें दोबारा ये चिंता सताने लगती है कि इन्हें नंगा देख लिया गया है। आर्या को एक जबरदस्त आइडिया आता है कि वो इन सभी चीजों का इल्जाम मोमो के ऊपर लगा देगी। उसी टाइम पे वहाँ पे आर्या की दोस्त आती है जो आर्या को अपने साथ लेके जाती है, और उन्हें मोमो के ऊपर ही शक हो रहा था कि इसे ने कुछ किया होगा। लेकिन मोमो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओकुरु भी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन मोमो उसे पूछती है कि तुम मुझे बताने वाले थे ना कि गार्डन में क्या हुआ था, सब कुछ बताओ। तो ओकुरु उसे बता देता है कि आर्या उसे जबरदस्ती किस करना चाहती थी, और इसी बीच उनका पैर फिसल गया और वही सब में मोमो ने उन्हें देख लिया। मोमो से कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुम गार्डन में वहाँ पे अकेले कर क्या रहे थे। तो ओकुरु शर्माते हुए बताता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप्स या फिर सिटअप्स जैसे, ताकि वो खुद को ताकतवर बना सके और मोमो भी उसे कूल समझे। ओकुरु ये सब कुछ कह के काफी ज्यादा शर्मा जाता है। मोमो इससे काफी ज्यादा खुश होती है और ओकुरु को छेड़ते हुए कहती है कि अपना चेहरा दिखाओ मुझे। जिसके बाद ये शर्माते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे मोमो की दोस्तें आ जाती हैं, जो पूरा मूड खराब कर देती हैं। इधर हम लोग आर्या की साइड को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग मोमो को ही इल्जाम दे रहे थे कि उसी की वजह से आर्या को ये सब कुछ सहना पड़ा। शायद से मोमो आर्या को बुली भी कर रही होगी, और सभी लोग मोमो को परेशान करने के लिए अलग अलग आइडिया ला रहे थे। आर्या को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वो उन्हें बता देती है कि मोमो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, और जो रूमर्स मोमो के बारे में फैल रहे थे उन्हें मैंने ही फैलाया है। इतना कहने के बाद वो क्लास से बाहर चली जाती है। आर्या इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वो अपना सर दीवार में मार रही थी कि तभी वहाँ पे मोमो आती है और वो उससे पूछती है कि फैला दी मेरे बारे में बुरी बातें। हालांकि मोमो को पता था कि आर्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती हैं और इसी तरीके से इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। लेकिन तभी इनके सामने वही श्रिम्प आ जाता है जिससे इन लोगों ने फाइट की थी। ये भी फाइट करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन श्रिम्प तभी अचानक से बेहोश हो जाता है और श्रिम्प को उसके बेटे का सपना आता है, जहाँ पे इनका घर परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था। श्रिम्प जब अपने बेटे का सपना देख के जाग उठता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने उसकी मरहम पट्टी कर दी है, और मोमो सेको से कहती है देखो देखो यही है एलियन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन सेको कहती है कि नहीं, ये तो कप्पा है, और ओकुरु बीच में कह भी देता है कि ऐसी थ्योरी है कि कप्पा असल में एलियन ही है। ये लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी श्रिम्प देखता है कि इन लोगों ने उसके लिए खाना भी रेडी किया है। जिसके बाद लंच टाइम होता है और ये लोग खाने की जगह पे आपस में लड़ ज्यादा रहे थे। टर्बो ग्रैनी ओकुरु को धो रहे थे, ये दोनों आपस में लड़ रही थी, और वहीं पे सेको श्रिम्प को, क्योंकि उसने सुशी खा ली थी। खैर खाना पीना और लड़ाई धड़ाई के बाद में ये लोग आराम से बैठते हैं और श्रिम्प इन्हें अपनी कहानी बताता है कि वो ये सब कुछ लड़ाई धड़ाई पैसों के लिए कर रहा था, क्योंकि उसका बेटा बीमार है और सुसु के रास्ते के जरिए उसके बेटे का खून शरीर से निकल जाता है। श्रिम्प आगे ये भी बताता है कि जिस प्लेनेट से वो आता है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और इनकी स्पीसीज बॉडीगार्ड की तरह काम करती है, लेकिन श्रिम्प उनमें सबसे कमजोर है। इसीलिए श्रिम्प को बाहर की नौकरी करनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। श्रिम्प खुद को अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार भी समझता है क्योंकि वो कमजोर है। ओकुरु श्रिम्प की मदद करना चाहता था, लेकिन मोमो कहती है कि वो लोग एक बार तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार थोड़ी ना कर सकते हैं, ना उनके पास करेंसी है और ना ही ब्लड है। श्रिम्प काफी ज्यादा खुश था कि वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं और वो उनसे वादा करता है कि वो उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वो रोते रोते वहाँ से जा ही रहा था कि सेको उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे खून से बदबू आ रही है। जिसके बाद वो उसके खून को सूंघती है और उसको देसी गाय का दूध ला के देती है और उससे कहती है कि यही तुम्हारा खून है। कमाल की बात ये थी कि जब श्रिम्प उसे पीता है तब ये खून ही था उनकी प्रजाति का। सेको बताती है कि ऐसा माना जाता है कि गाय का दूध कप्पा का खून ही होता है, और जब से ये यहाँ पे आया था तब से दूध की महक फैली जा रही है जब तुम इसकी पट्टियां बदल रहे थे। सेको श्रिम्प से कहती है कि चिंता ना करो, पास ही के बाड़े से मैं तुम्हें एक गाय दिला दूंगी और दिन भर उसका दूध निकालना तुम। अगले सीन में हमें कमाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्रिम्प अपनी स्पेसशिप ले आता है, जिसकी मदद से वो गाय को अपने साथ लेके जा रहा था और इनसे वो शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि जब भी इन्हें श्रिम्प की जरूरत पड़ेगी वो मदद करने के लिए वापस जरूर आएगा। वहीं पे ये लोग स्पेसशिप को देख के
काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें अगली बार घुमा जरूर देना। इसके बाद सिर्फ वहाँ से चला जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। मोमो सेको से रिक्वेस्ट करती है इन तीनों को यूनिफॉर्म दिलाने के लिए, क्योंकि पिछली लड़ाई के दौरान इनकी तीनों की यूनिफॉर्म ही बर्बाद हो चुके थे। सेको यहाँ पे ओकरो और आर्या को तो यूनिफॉर्म दिलाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो मोमो के लिए एक शर्त रखती है कि उसको यहाँ पे हिरोशी आबे की मिमिक्री करनी पड़ेगी, तभी उसे यूनिफॉर्म मिलेगी। मोमो के पास कोई चारा नहीं था, तो वो हिरोशी आबे की यहाँ पे मिमिक्री करती है और कहती है रॉकेट एनजी फलव। तभी कोई डोरबेल बजाता है तो मोमो जाके दरवाजा खोलती है और मिमिक्री करती हुए तो सामने से जीजी था। सेको ने यहाँ पे जीजी को बुलाया था और ओकरो के पूछने पे वो ओकरो को बताती है कि ये जीजी है मोमो के बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार, जिसे ओकरो की फटके चार। जीजी की पर्सनैलिटी चिल गाय वाली थी। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, और उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसे दिखते हो। वो बस अपने में ही मगन है और एंजॉय करता रहता है। सेको उन सभी लोगों को बताती है कि जीजी अब से उन्हीं के साथ उनके घर में रहने वाला है। इससे मोमो को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब सभी लोगों को जाने का टाइम हो जाता है तो आर्या पहले चले जाती है, और जब ओकुरो की बारी आती है तो वो भी जा रहा था। मोमो उसे रोकती है और उसे हाथों से इशारा करके बताती है कि कुछ कहना है तुम्हें। लेकिन ओकुरो जीजी की वजह से काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका था, इसलिए वो मुंह लटकाए हुए जा रहा था। लेकिन जब मोमो उसे कहती है कि कल मिलेंगे ये तो बोलो, तो वो बोल देता है, लेकिन धीरे से। इधर जीजी की दबा के खातिरदारी हो रही थी, क्योंकि वो सेको को काफी अच्छे से मक्खन लगा रहा था। सेको उससे कहते है कि तुम जीनियस हो और खाओ, और वो उसे चावल का पतीला दे देती है। मोमो बार बार पूछती है कि ये भड़मुंजी का हमारे साथ रह क्यों रहा है, तो सेको बताती है कि जीजी के पेरेंट्स इतने समय हॉस्पिटल के अंदर हैं और वो काफी ज्यादा बुरे हालातों में, इसलिए नेबर होने के नाते हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए। मोमो कहती है तो फिर सड़क पे सोए हमारे घर में क्या कर रहा है। बर्तन धोते वक्त जीजी मोमो को बताता है कि उसे यकीन है कि भूत होते हैं, क्योंकि उसे पे भूत दिखाई दे रहे हैं। फिर जीजी अपनी कहानी बताता है कि उनकी फैमिली ने काम की वजह से अभी जल्दी ही घर शिफ्ट किया था, लेकिन वो घर भूतिया था। घर में शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे भूतियापंती शुरू हो गई थी, और एक बार तो भूत ने जीजी को आके सामने से हुड़क दी थी, साले यहीं पे हो गोली मार दूंगा। ये कहते हुए जीजी समझ गया कि मामला सीरियस है, तो फिर उसने कई सारे स्पिरिट मीडियम्स को वहाँ पे बुलाया, पर उनका अंतर मंतर कोई भी काम न आया। और मुसीबत की बात ये थी कि उन पांचों में से 3 ने कर ली थी, और जो बच्चे कुचे थे उन्होंने जीजी को सेको का ही सहारा बताया कि वही कुछ करा सकती हैं। अब मोमो को समझ में आ चुका था कि जीजी यहाँ पे क्यों रुक रहा है, तो फिर उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वहीं पे जीजी मोमो से माफी भी मांगता है, क्योंकि उसने बचपन में उसका मजाक उड़ाया था। मोमो उसे कहती है कोई बात ना है, सेको काफी ज्यादा टफ है, वो उस भूत की भूतनी बजा देगी। तभी सेको कहती है कि मैं ना वहाँ पे जा रही, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा जादू इस सिटी के कोने तक ही चलता है, इसीलिए तुम जाने वाले हो उस घर के अंदर उस भूत को निपटाने के लिए, और शायद से ओकुरो का अंडा भी वहाँ पे हो सकता है। और अगर तुम लोग ये काम कर देते हो तो फिर तुम्हें जितनी चाहिए उतनी यूनिफॉर्म मैं ला के दूंगी। अगले दिन जीजी का स्कूल ट्रांसफर भी मोमो के क्लास में हो जाता है, और जीजी उन लोगों को मोमो का दूर का रिश्तेदार बताता है, ये कहते हुए कि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। साथ ही में टीचर जीजू को मोमो के बगल में ही बैठा देता है। तो मोमो के दोस्त पूछते हैं कि ये चिकना लौंडा कौन है, दिखने में तो सेक्सी है। तभी मोमो की एक दोस्त बीच में आती है और वो कहती है कि मोमो के पास पहले से ही ओकुरो है। इधर हम लोग ओकुरो को देखते हैं तो इसका ओवर थिंकिंग से दिमाग खराब हो रखा था। इसे ऐसा लग रहा था कि जीजी मोमो को ओकुरो से दूर कर देगा, जिससे ओकुरो दोबारा अकेला पड़ जाएगा और मोमो इसे दोबारा कभी भी बात नहीं करेगी। और ऊपर से जीजी की पर्सनालिटी की वजह से उसे और भी ज्यादा डिप्रेशन होता जा रहा था, क्योंकि वो मोमो के काफी ज्यादा करीब था। खैर ओकुरो अपना सारा गुस्सा एक्सरसाइज के ऊपर निकालता है, दबादब एक्सरसाइज करते हुए। तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है, जो कि लंच करने के लिए आई थी, और वो ओकुरो से पूछती है कि तुमने लंच किया, तो ओकुरो कहता है कि नहीं। तो मोमो उसे कहती है कि मैं खिला दूं अपने हाथों से, लेकिन ओकुरो इसे शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं। खैर मन के अंदर लड्डू फूट ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जीजी आ जाता है, और वो मोमो का स्पेशल जूस लेके आया था, जो मोमो को काफी ज्यादा पसंद था। ओकुरो ये देख के दोबारा डाउन पड़ जाता है और सोचता है कि जीजी को मोमो के बारे में सब कुछ पता है। ओकुरो सोचता है इन दोनों का जन्म ही एक दूसरे से मिलने के लिए हुआ है, द सोल मैच। खैर ओकुरो मुंह लटका के वहाँ से जा ही रहा था कि तभी सामने से साइंस लैब के अंदर रखा नहीं होता है बॉडी पार्ट्स का, जिसके अंदर अलग अलग चीजें बताई जाती है कि ये किडनी है, ये लीवर है, वही चीज सामने से भागते हुए आ रही थी, जो कि कह रहा था कि ना छोड़ेंगे हम, ना करेंगे गिव अप। और वो ओकुरो को धक्का मार के तेजी के साथ बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागते हुए निकल जाता है। ओकुरो चिल्लाते हुए मोमो के पास आता है और कहता है कि ये देखो पुतला भाग रहा है। मोमो उसे रोकने के लिए बीच में
कूदती है, लेकिन जीजी उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है ताकि उसे चोट न लगे और पुतला स्यू से पार करके निकल जाता है। लेकिन जब वो छलांग मारता है तो नीचे कुछ चमक रहा था सोने की तरह। तो मोमो को ऐसा लगता है कि ये ओकुरो का खानदानी माल है, इसलिए वो पुतले को अपने स्पिरिचुअल हाथ की मदद से पकड़ लेती है। लेकिन कोई फायदा न था, वो पुतला नहीं रुक रहा था, वो भागते चला जाता है मोमो को घसीटते हुए। ओकुरो जल्दी से अपने जूते उतारता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इन लोगों के पीछे भागने लगता है। ओकुरो एक झटके के अंदर पुतले के पास पहुंच जाता है तो पुतला उससे कहता है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो, मैं नहीं रुकूंगा जब तक उसके पास पहुंच न जाऊं। जिसके बाद वो और तेज भागता है और बिल्डिंगों से होते हुए दूर जाने लगता है। मोमो ओकुरो और पुतले के बीच में फंस चुकी थी तो एक बस उन्हें उड़ाने वाली थी, लेकिन ओकुरो सही टाइम पे मोमो को साइड में खींच के उसे बचा लेता है। जिसके बाद मोमो दोबारा ओकुरो की पिगी बाइक राइड लेने लगती है और वहीं पे जीजी तो ओकुरो को मॉन्स्टर समझ के उसके ऊपर बैग ही मारने लगा था, लेकिन मोमो उसे रोकती है और बताती है कि ये हमारी साइड पे है। फिर मोमो ओकुरो की मदद से अपने स्पिरिचुअल हाथ को और ज्यादा टाइट करती है और पुतले को रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस खींचातानी के बीच में पुतले के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे ये लोग हैरान हो जाते हैं कि लाशें गिर रही हैं। लेकिन वो पुतला फिर भी नहीं रुकता है और दोबारा अपने बॉडी पार्ट्स को जोड़ के और जोरों से भागने लगता है। अब इसके बाद ये लोग छत से नीचे आते हैं और ओकुरो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। वहीं पे मोमो के पास कुछ तो था जिसकी मदद से वो पुतले की चीख निकाले दे रही थी और उसी को फॉलो करते हुए ये लोग एक डंप यार्ड में आ जाते हैं जहाँ पे कचड़ा वचड़ा फेंका जाता है, जहाँ पे पुतला जमीन पे पड़ा हुआ था। ओकुरो पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तो मोमो आगे से दिखाती है कि जब पुतला टूट रहा था तब उसने पुतले के दिल को चुरा लिया था। मोमो उस पुतले से कहती है कि हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते हैं और न ही तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हारे पास कोई चमकदार चीज है जो उछलती है तो चमकती है, वो चीज हमें लौटा दो तो हम तुम्हारा दिल वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग आगे कुछ बात कर पाते कि इससे पहले ही डंप यार्ड से किसी लड़की की आवाज आने लगती है तो वो पुतला भागते हुए डंप यार्ड के अंदर घुस जाता है और कहता है कि हाँ ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस लड़की की आवाज हमें नाम बताती है जो कि तारो होता है। तारो डंप यार्ड के अंदर घुस जाता है और अपनी दिलरुबा को ढूंढ निकालता है जो पुतला ही होती है लेकिन फीमेल वर्जन। हाना तारो से कहती है कि तुम इतनी मुसीबतें झेल के यहाँ पे क्यों आए। तारो हाना से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये पूरी कायनात भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। वहीं पे तारो जो भी लाइनें हाना के लिए कहने वाला था वो ओकुरो के लिए काफी ज्यादा मायने रखने वाली थी। हाना तारो से कहती है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, अगर तुम यहीं पे रुके तो तुम कचड़े में बदल जाओगे। तो तारो आगे से कहता है तुमसे मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई, अगर मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ तो मुझे पछतावा रहेगा और मैं कभी भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हम दोनों एक साथ यहाँ से भाग चलते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, फिर चाहे जो हो हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अब इसके बाद ये लोग आपदा को अवसर में बदलते हुए हाना को घर पे ले आते हैं और सेको से रिक्वेस्ट करते हैं कि सेको हाना को यहाँ पे रहने दे। मोमो बताती है कि वो अभी तक लैब के अंदर ही है और उसने कहा कि जब तक हाना सेफ रहेगी तब तक वो ऐसे ही लैब के अंदर पड़ा रहेगा, बस वो रात में हाना से मिलने के लिए आएगा। सेको इस चीज के लिए मान जाती है, लेकिन वो हाना से कहती है कि देखो यहाँ पे पप्पी जप्पी के अलावा आगे कुछ भी नहीं। पड़ोसियों के कान काफी ज्यादा कड़क है। सेको उन लोगों से ओकुरो की बॉल के बारे में भी पूछती है तो फिर हमें पता चलता है कि मोमो ने जो सुनहरी चमकती हुई चीज देखी थी वो किसी शैतान बच्चे ने तारो को क्रिसमस ट्री समझ के लटका दी थी। सेको उन लोगों से कहते हैं कि खाना लगा रही हो, खाना खा के जाना। मोमो वहाँ पे टेबल लगाने लगती है तो जीजी उसकी मदद करने लगता है। ओकुरो उन दोनों को इस तरीके से आपस में घुलते मिलते देख के काफी ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहा था। लेकिन जब ओकुरो तारो के बारे में सोचता है कि उसने गिव अप नहीं किया तो फिर ओकुरो क्यों करेगा, इसलिए वो उन दोनों के बीच में घुस जाता है और जैसे जीजी एक्टिंग करता है ओकुरो भी बिल्कुल उसी की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन हमें पता है कि जीजी एक चिल गाय है, इसलिए वो ओकुरो के साथ भी वैसे ही खेलने लगता है जैसे वो मोमो के साथ खेलता है। जब मोमो उन्हें ऐसी हरकतें करते हुए देखती है तो वो उनसे कहती है हटो यहाँ से, नहीं बाहर फेंक दूंगी उठा के। इसी के बाद हम लोग स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं और इनके अंदर चुल मची थी उइजा बोर्ड के अंदर भूत को बुला के उसके साथ हैंडशेक करने की। तभी तारो इनके बगल से निकलता है और वो इनको एक ऐसा झटका देके जाता है ना, इनकी साथ पुश्ते भी कभी उइजा बोर्ड के आसपास नहीं भटकेंगी। तारो को अपना सपना पूरा करना था, इसीलिए वो हाना से मिलने के लिए ट्रेन लेता है, भागते हुए जाता है। लेकिन बीच में एक हादसा होता है और तारो ट्रक से टकरा जाता है जिससे तारो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर घर के पास में मोमो और हाना तारो का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तारो फिर भी नहीं आता है। लेकिन मोमो अपना मफलर हाना को पहना देती है और उससे कहती है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पे इंतजार करूंगी। हाना को काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन तारो अपना वादा पूरा करता है और वो आ जाता है। वहीं पर लोग मोमो को देखते हैं जो मस्त जमीन पे ही सो गई थी और जब वो उठती है तो तारो और हाना रोमांस कर रहे थे और तारो मोमो को शुक्रिया कहता है हाना के साथ रुकने को और उससे कहता है कि वो कल भी आएगा। लेकिन हमें जीजी को
को दिखाया जाता है और उसकी हालत गंभीर थी। ये कई दिनों से सोया नहीं था क्योंकि जीजी के घर का भूत इसे सोने नहीं दे रहा था और इसके घर के भूत का नाम है इविल आय। अगले ही हफ्ते वो लोग जीजी के घर के लिए निकल जाते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए। वहीं पे ओकुरो दोबारा इन दोनों को एक साथ घुलते मिलते देख रहा था तो फिर इसे दोबारा चिंता होने लगती है। लेकिन ओकुरो इस बार इन्हें अवॉइड करने के बारे में सोचता है और अपनी बॉल के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब मोमो उसे कहते हैं कि बोलो तो कुछ सही, तो ये बोल देता है मेरी बॉल कहाँ पे है। इसे जीजी और मोमो इसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर मोमो और जीजी दोबारा आपस में ही बात करने लगते हैं। लेकिन ओकुरो इस बार बीच में घुसता है और वो उन लोगों को सुचिनोको के बारे में बताता है जो गोरिल्ला की तरह दिखता है और वो कई सालों पहले हुआ करता था। इसे जीजी भी इन लोगों को एक सुचिनोको के बारे में बताता है जो कि एक जायंट स्नेक है और वो जीजी के शहर में पहले हुआ करता था और यहाँ तक कि उसका एक मंदिर भी है। तो फिर ओकुरो एक और क्रीचर के बारे में बताता है तो जीजी ओकुरो के साथ बात करने लगता है और क्योंकि उनका इंटरेस्ट सेम ही था इसलिए इन दोनों के बीच में बातें होने लगती है और मोमो मन के अंदर सोचती है कि चलो बढ़िया है कि ओकुरो और दोस्त बना रहा है। फिर जीजी ओकुरो से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि तुम मोमो के दोस्त हो। तो ओकुरो आगे से कहता है कि ऐसा भी होता है क्या, और इसी तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में ये लोग सीधा जीजी के होम टाउन पहुंच चुके थे लेकिन इनकी आंखें बाहर आने वाली थी क्योंकि जीजी का घर पहाड़ों के ऊपर था और उसके लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जीजी तो बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ जाता है लेकिन इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। जीजी मोमो से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब दिखाई दिया, लेकिन मोमो को कुछ भी इविल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ थे जो इनका पीछा कर रहे थे और ये साले क्रीपी एज फक हैं। मोमो जीजी के घर को अंदर से भी चेक करती है लेकिन इसे फिर भी यहाँ पे कोई इविल एनर्जी महसूस ही नहीं होती है। इसलिए वो जीजी से कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो इविल एनर्जी है उन्होंने अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया है, इसलिए इन लोगों को बाद में ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद वो नहाने के लिए घर से बाहर जाने लगती है। ओकुरो से कहता है कि मुझे यहाँ पे अकेले ना छोड़ के जाओ, लेकिन मोमो बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जीजी ओकुरो से कहता है कि चलो हम लोग सॉकर खेलते हैं। तो फिर ये दोनों यहाँ पे सॉकर खेलने लगते हैं। जीजी सॉकर खेलते हुए ओकुरो से पूछ लेता है कि तुम्हें मोमो पसंद है क्या। तो ओकुरो कह देता है कि वो मोमो को पसंद नहीं करता है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करता है एक दोस्त के तौर पे। लेकिन जीजी आगे से कहता है कि मैं तो उसको पसंद करता हूँ, मुझे उसका चेहरा पसंद है। यहीं पे हम लोग मोमो को देखते हैं और जब ये बात ले रहे थे तो कुछ तो थे जो उसको अभी तक घूर रहे थे। वहीं पे ओकुरो जीजी से कहता है कि उसे भी मोमो पसंद है और उसकी पर्सनैलिटी भी। जीजी उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम रिस्पेक्ट करते हो, ये पसंद कहाँ से आ गया। ओकुरो कहता है कि वो रिस्पेक्ट में सब कुछ आ जाता है और ये दोनों इसी तरीके से आपस में लड़ने लगते हैं कि किसी को मोमो का चेहरा पसंद है तो फिर किसी को मोमो की पर्सनैलिटी। लेकिन जीजी वहाँ पे हुकुम का इक्का फेंक देता है ये कहते हुए कि मैं तो उसका बचपन का दोस्त हूँ इसीलिए मैं जीता। तो ओकुरो के मन के अंदर आता है कि उसने तो मोमो के होठ भी चूमे हैं, इसीलिए वो शर्माते हुए कहता है कि मैं जीत गया, लेकिन बताता नहीं है कि किसमें जीता। और जीजी उससे पूछता रहता है कि किसमें जीते हो। अब हम लोग इधर मोमो को देखते हैं जो कि नहा रही थी और जैसे ही इसका सर भारी होने लगता है और ये जाने ही वाली थी तभी उस कमरे के अंदर से मुस्टंडे बाहर निकलते हैं और ये क्रीपी एज फक हैं और ये मोमो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर जीजी और ओकुरो पे आ जाता है जहाँ पे जीजी ओकुरो से हाथ मिलाने को कहता है। तो ओकुरो जैसे ही हाथ मिलाता है तो जीजी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हार मान जल्दी से अपनी। लेकिन तभी ओकुरो की नजर जीजी के घर के ऊपर पड़ती है जहाँ पे एक कमरे की जगह थी लेकिन जीजी के घर में कमरा नहीं था। वो मोमो की साइड पे ये लोग मोमो को बताते हैं कि तुम मिक्स बात के अंदर आ गई हो जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। लेकिन बोर्ड के ऊपर जंग लगा था। मोमो कहती है कि मैं क्या साला चील ना देख पाए उसके ऊपर, और इसी रीजन की वजह से ये मोमो के साथ उसी बाथटब के अंदर घुस जाते हैं। इधर ओकुरो की साइड पे ये लोग जब दीवार को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दीवार अंदर से खोखली है। इधर ये मुस्टंडे मोमो से कहते हैं क्या तुम्हें गिटर के बारे में पता है। मोमो कहती है कि वो छिपकली तरह होते हैं ना। तो ये लोग बताते हैं कि नहीं गिटर्स उन्हें कहा जाता है जो मिक्स बात के अंदर घुस के नेकेड लड़कियों को टारगेट करते हैं। ये सब कुछ बोलते हुए ये मोमो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जीजी हथौड़ा लाता है और दीवार के अंदर छेद ही कर देता है। इधर मोमो के ऊपर वो लोग हमला कर देते हैं। मोमो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचती तो है लेकिन तभी पानी के अंदर एक मुस्टंडा निकलता है जो मोमो को पकड़ के उसे पानी के अंदर ही डुबा देता है। इधर ये दोनों जब कमरे के अंदर झांकते हैं तो कमरा पेपरों से भरा पड़ा था जो तलिस्मा थे। भरा पड़ा मतलब अवगत भरा पड़ा था। ये देख के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और इसी तरीके से सीजन फर्स्ट यहीं पे एंड होता है। मुझे पता है एनिमेटर्स ने यहाँ पे एनिमे को क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है क्योंकि इसी के बाद से ही हॉन्टेड हाउस आर्क शुरू हो जाता है। बताया जा रहा है कि 2025 जुलाई में इसका सेकंड कोर रिलीज कर देंगे, शायद सच हो। बाकी मैंने मांगा पढ़ रखी है, तुम भी लोग जाके पढ़ लो तो फिर तुम्हें जो खुजली हो रही है कि आगे क्या होगा वो बंद हो जाएगी। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाय।